और ये दो डेफिनेशन पे। और हम लोग देखते थे कि जब x दिया हुआ हो तो डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिलेगा। जब वेलोसिटी दिया हुआ हो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम लोग वेलोसिटी dt को बोलेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, v इंटू डी टी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था तो इंटीग्रेट करते थे, इधर हो जाता था नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा x, और ये मिलता था हमें v dt। v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डाल दो, इंटीग्रेट करो तो मिल जाएगा तुम्हें t1 से t2 टाइम का डिस्प्लेसमेंट। या तो फिर अगर ये ग्राफ दिया है तो तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर vt करो, एरिया अंडर vt करो। सिमिलरली यहाँ से अगर देखें तो dv है a इंटू डी टी, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, इंटीग्रेट करेंगे तो नेट चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 मिलेगा। नेट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया दिया है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो ये एरिया हो जाएगा t1 से t2 तक का। और अगर एक्सेलरेशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मान लो दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 5t, तो ऐसे कंडीशन में वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूरा एक्सप्रेशन रख करके और इंटीग्रेट कर देते हैं, जिस टाइम लिमिट से जिस टाइम लिमिट चाहिए इंटीग्रेट कर देते हैं। और इसमें होता था भाई कि इन्हीं डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग 3 इक्वेशन निकालते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस कितना a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये सब 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन होते थे जो कि सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले के लिए वैलिड है। मीन्स ये कब वैलिड है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो यही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो डेफिनीशन है ये, डेफिनीशन कोई कंडीशनल नहीं होता। डेफिनीशन वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का दिस इज अनकंडीशनल, हमेशा ये है डेफिनीशन। बट ये इक्वेशन जो आया काइनेमेटिकल इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये सब हमारा कंडीशन है क्योंकि सर्टेन कंडीशन में ये ऑब्टेन हुए हैं। वो कंडीशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, तभी ये 4 इक्वेशंस वैलिड होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? और अगर डेफिनेशन अगर वेरिएबल हो एक्सेलरेशन तो ये जरूर हमारा काम करेगा। कोई बात नहीं है, वेरिएबल है तो है, ये a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूरा डालो और जो भी आएगा वो हमारा मिल जाएगा नेट चेंज इन वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन इज ऑलवेज वैलिड बट द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, क्योंकि इसके डेरिवेशन में ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं तभी ये फॉर्मूला ऑब्टेन होता है। ये सब देखते थे हम लोग, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं, अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में। और ये कब हमें एरिया निकालना है और कब हमें स्लोप निकालना है, डिफरेंशिएट करो या स्लोप निकालो, एक ही बात है। अगर ग्राफ दिया है तो स्लोप निकालो, इक्वेशन दिया है तो डिफरेंशिएट करो। साथ में हम लोगों को देखना पड़ता था भाई रिलेटिव मोशन इन 1D। तो रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन क्या होता था भाई, तो वो 2D में मेन है, वो यही है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ b। जब ज़रूरत होगा हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और ये वेलोसिटी ऑफ ए मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सब होता था। हम लोग देखे थे भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो बेसिकली यही सब बात है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। और हम लोगों ने 2 क्लू पॉइंट देखे थे। एक क्लू पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट मीन्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही हमारा 10 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड है। चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और अपॉन 1 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स एवरी सेकंड, अगर 1 सेकंड ये वैल्यू हो तो ये 10 होना चाहिए, तभी ये 10 होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मतलब क्या हो गया कि अगर ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 10 होना चाहिए। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी शुड बी 10 आफ्टर ईच टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जैसे ही इलैप्स हुआ चेंज इन वेलोसिटी हो जाना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि जितना भी वेलोसिटी था उससे 10 इंक्रीमेंट हो जाए या उससे 10 डिक्रीमेंट हो जाए, ये मतलब होता है पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो देन वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर 10 वैल्यू है तो 10 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड इंक्रीज करेगा। और अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एवरी सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी होगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो तो इसका मतलब स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज।
और कितना से डिक्रीज होगा भाई, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर 10 है, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड डिक्रीज होगा, एवरी 1 सेकंड के इंटरवल में उतना डिक्रीज होगा। इसका देखो मैं एग्जांपल भी याद दिला देता हूं कि अगर अपवर्ड वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा हो तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है भाई, होता है ना डाउनवर्ड में। तो देख रहे हो वेलोसिटी अगर अपवर्ड मोशन हो रहा हो और फिर ये बाद में डाउनवर्ड आएगा, तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या होगा भाई, तो अपवर्ड मोशन में क्या होगा, तो अपवर्ड मोशन में क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एवरी सेकंड वेलोसिटी विल डिक्रीज बाय 10। अगर 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया t इज इक्वल टू 0 पे, तो इसका मतलब 1 सेकंड पे ये कितना रह जाएगा भाई, तो 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इसलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होने से 10 का डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से अपोजिट था। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा, 10 का और डिक्रीमेंट हो जाएगा तो 20 पे आ जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पे, और फिर हमारा t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, फिर t इज इक्वल टू 4 पे ये हो जाएगा 0 वेलोसिटी, यहाँ पे हो जाएगा 0 वेलोसिटी, ये है 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अगर हमारा 40 से थ्रो करते हैं तो 4 सेकेंड पे हाईएस्ट पॉइंट, और फिर ये नेक्स्ट 4 सेकेंड में वापस उसी कंडीशन में आ जाता है। सो एक्सेलरेशन का मीनिंग ये वाला क्लू पॉइंट था। एक्सेलरेशन का मीनिंग और डायरेक्शन देखेंगे कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या अपोजिट में है, उस हिसाब से हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये बात था जो हमने लास्ट क्लास में याद भी दिलाया था। फिर भी किसी का छूटा हो तो मैंने एक रिवीजन वीडियो भेजा है, आपके ग्रुप में डाला था एक रिवीजन वीडियो, उसमें ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो मैंने अभी रिकैप कर दिया 5 मिनट में, वो पूरा का पूरा ये चैप्टर का क्विक रिवीजन किया हुआ है 2 घंटे में, ऑलमोस्ट 2 घंटे में, 2 आवर्स में ये पूरा 1D मोशन के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हुए हैं और साथ में क्लू पॉइंट्स को भी। ठीक है, इसलिए जिनको भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा या न्यूमेरिकल समझने में थोड़ी भी परेशानी होगा तो वो एक बार रिवीजन ज़रूर करें, रिवीजन करके ही आना था, इसलिए मैंने वो डाल दिया था। और आज के क्लास के बाद मैं 2 डायमेंशनल मोशन का 2 घंटे वाला रिवीजन वीडियो भी डाल दूंगा ग्रुप में, सच डैट कि जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो कुछ तो रिवाइज किए रहेंगे। सिर्फ मैं डिफ़िकल्ट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ अलॉन्ग विद सम न्यूमेरिकल। मैं बताऊंगा आगे, आज के क्लास में बताऊंगा और कैसे आगे का लॉजिक रहेगा एंट्रेंस क्लास के लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन पे चले आते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पे आए तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0। तो सपोज करो भाई कि x एक्सिस पे मोशन हो रहा है, इधर y एक्सिस है, बस ऐसे ही दिखाने के लिए, बट मोशन तो हमारा x एक्सिस पे हो रहा है। सो अपना जो पॉइंट है वो सिर्फ x एक्सिस पे ही डिस्कस होगा और वो वेरी करेगा भाई। कोई भी पार्टिकल का मोशन होगा तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये देख रहे हैं, पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। तो ठीक है भाई, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है, स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग विद पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है भाई, इधर मोशन करना शुरू किया, ठीक है, विद ए वेलोसिटी v डेट वेरीज एज, वेलोसिटी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो वेरी कर रहा है अल्फा रूट एक्स के अकॉर्डिंगली। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, सो डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो कैसे, तो ये हमें ऑब्टेन करने पड़ेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन तो यही कह रहा है भाई, ऑरिजिन पे है t इज इक्वल टू 0 पे और x डायरेक्शन पॉजिटिव में मूव करना शुरू कर रहा है भाई, starts moving along with positive x direction with velocity v that varies with alpha root x। तो obviously x is equal to जब 0 रखोगे तो velocity भी 0 आएगा, क्योंकि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा इज ए कांस्टेंट। और x का वैल्यू जब 0 रखेंगे कि ऑरिजिन पे कितना स्पीड था, तो जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो ऑरिजिन पे स्पीड भी 0 आएगा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये टाइम के साथ अपना वेरी करता रहेगा। वेलोसिटी किसी टाइम पे हमारा किसी x के लिए ये है, ये दिया हुआ है। तो चलो भाई, अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो इसी में छुपा हुआ है। अब देख लो भाई, तुमने ट्राई किया है, कुछ लोगों ने ट्राई किया, अब यहाँ मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। देखो भाई, वेलोसिटी अगर हमारा इस तरह से और हमें एस डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहाँ पे डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मान लो ये x1 है और ये x2 है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे समझा जाता है x2 माइनस x1 दैट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल। सो वी नीड डेल्टा एक्स विच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx,
इंटीग्रेशन dx हमें मिल जाएगा। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। v इज इक्वल टू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt, क्योंकि x हमारा या dx छुपा हुआ है वेलोसिटी में एंड वी नीड डिस्प्लेसमेंट, सो इसमें से हम लोग निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जिसमें x भी है और dx बाई dt है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल एक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है भाई? वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है। तो ठीक है भाई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है तो यही हम लोग यूज़ करेंगे। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, एक को इक्वल टू के इस साइड में, दूसरे को इक्वल टू के उस साइड में। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है 12th क्लास के मैथमेटिक्स में, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और इसी का हम लोग समझो यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें एक मेथड पढ़ोगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है? वेरिएबल्स जो हैं उसको सेपरेट करो। यहाँ दो वेरिएबल दिख रहा है एक्स और टी, तो दोनों को सेपरेट करेंगे। दैट इज ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम लोग सेपरेट करें तो dx डिवाइडेड बाई रूट एक्स, और इधर हो जाएगा अल्फा कांस्टेंट है dt। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। चलो इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा ये? तो भाई रूट एक्स है मीन्स x का पावर -½ है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, और यहाँ पे अल्फा है और ये dt है, इसको इंटीग्रेट करें। तुम्हें पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे x भी हमारा 0 था, और t इज इक्वल टू t टाइम पे x हमारा ये मान लो x है। एक्स टी मतलब एक्स है, समझो एक्स एट अ टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाई मान लो एक्स। तो अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, इसको इंटीग्रेट किया जाए, क्लियरिटी रहे सेंटेंस में, मिक्स ना हो। चलो इसको अब इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेट करके क्या लाएंगे भाई? तो यहाँ x टू द पावर -½ + 1 डिवाइडेड बाई -½ + 1 ऐसा होगा इंटीग्रेट, और ये 0 से लेकर x तक होगा ये, और ये अल्फा इंटू टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन dt तो t है और लिमिट डालोगे t - 0 t हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे मिल गया तुम्हें ये -½ + 1 हाफ हो गया, और नीचे हाफ होने का मतलब है 2 और 2, और ये x का पावर हाफ हो गया, दैट इज 2 रूट x इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, और यहाँ से हमारा आ गया रूट x इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2t, अल्फा अपॉन 2t, और यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो x का वैल्यू मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, अल्फा डिवाइडेड बाई 4। तो x फाइनली हमें मिला, x मीन्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि x इक्वल टू 0 से x तक ही गया है, तो x इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फाइनल x तो x है और इनिशियल x 0 था। तो डेल्टा x ये जो आया वो आया अल्फा स्क्वायर बाई 4 विच इज कॉन्स्टेंट। अल्फा स्क्वायर बाई 4 तो कॉन्स्टेंट है, और ये t स्क्वायर आया है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर वाला ऑप्शन बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट था जिसका भी आया था। ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसको हटा रहा हूँ भाई, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट का है वो ये क्वेश्चन है। चलो भाई इसको भी जल्दी से हम लोग ट्राई मार लें, एक बार एक नज़र ट्राई मार लो। सोचना है, बस सोच लेना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको सोचने हैं। जल्दी करो भाई, एक बार सोच के ऑप्शन बताओ, जिसका हो जाए वो ऑप्शन बताएगा। बी है ऑप्शन, बी कह रहे हो? चलो देखा जाए। ऑल द ग्राफ्स बिलो, क्वेश्चन समझ लो, 4 ग्राफ दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि ऑल द ग्राफ्स बिलो, ठीक है, इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, सेम मोशन को रिप्रेजेंट करने का इंटेंशन है चारों ग्राफ में। वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, चलो एक तो इनकरेक्टली कर रहा है। एक ही मोशन को रिप्रेजेंट करने के 4 अटैम्प्ट किए गए, जिसमें से एक रॉन्ग है। पिक इट अप, इसको रॉन्ग वाले को हमें रिप्रेजेंट जो किया हुआ है रॉन्ग वाले को हटाना है। यहाँ देख रहे हो वेलोसिटी पोजीशन के साथ डिक्रीज कर रहा है, फिर 0 हुआ, और फिर ये वेलोसिटी समझो कि जब x डिक्रीज हुआ, पोजीशन जब डिक्रीज हुआ, तो फिर हमारा वेलोसिटी निगेटिव हो गया। ये कि ये है। दूसरा क्या है देखो, b है कि डिस्टेंस
टाइम के साथ इस तरह से चल रहा है, डिस्टेंस टाइम के साथ इस तरह चल रहा है। एक यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, जो कि वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रहा है और सर्टेन टाइम पे 0 हो रहा है, फिर निगेटिव हो जा रहा है वेलोसिटी। पोजीशन इस तरह से चेंज कर रहा है, एक पोजीशन वाला यहाँ है, पोजीशन जो है पहले इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे देख रहे हो स्लोप ज़्यादा है। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, फिर स्लोप कम है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो जाना चाहिए, फिर स्लोप 0 है, यहाँ पे आकर स्लोप 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये समझ रहे हो ना भाई, यहाँ पे जब स्लोप 0 हो जाए इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो जाना है। और फिर देख रहे हो कि स्लोप निगेटिव में है, छोटा सा निगेटिव है स्लोप, और उसके बाद और स्लोप निगेटिव होता जा रहा है, तो ये और निगेटिव हो जा रहा है, मीन्स इस तरह का वेलोसिटी होना चाहिए। अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में पहले ज़्यादा पॉजिटिव, फिर थोड़ा कम पॉजिटिव, फिर 0, ज़्यादा पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, फिर 0, और फिर हो गया है निगेटिव, फिर और ज़्यादा निगेटिव, निगेटिव और फिर और ज़्यादा निगेटिव। तो ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों तो भाई एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक ये पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये तो कम से कम दोनों एक हैं। बाकी अब इनका देखा जाए भाई तो वेलोसिटी पोजीशन, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो ये है, लेकिन वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ अ पोजीशन ये जानना चाहते हैं। तो यहाँ देख रहे हो वेलोसिटी ऑलमोस्ट इस तरह कांस्टेंट जैसा दिख रहा है, मीन्स वेलोसिटी जो है डिक्रीजिंग दिख रहा है एट कांस्टेंट रेट, मीन्स एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर है तो यहाँ v एज ए फंक्शन ऑफ x है, v एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले के लिए ऐसा लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, s को ही यहाँ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली देख रहे हो ये हमारा स्टार्टिंग में वेलोसिटी था कुछ हमारा, और ये इस तरह से है। इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो इस तरह का आएगा कि नहीं, ये तो कांस्टेंट है, मान लो v स्क्वायर, u का वैल्यू 10 था तो ये 100 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू x हो जाएगा। तो ये इस तरह का ये ग्राफ है या नहीं। तो एक x के वैल्यू के लिए दो दो वेलोसिटी मिलेंगे। मान लो x का वैल्यू कुछ भी रख दें, एक्सेलरेशन कुछ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लो 10 है, चलो भाई x का भी वैल्यू रख दिया मान लो 50। तो एक x के वैल्यू के लिए, एक x के वैल्यू के लिए 50 मान लो वैल्यू रख दिया हमने x का, और 10 वैल्यू रख दिया हमने मान लो एक्सेलरेशन का। तो इस कंडीशन में ये जो वैल्यू आएगा 100 और प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 50 ये कुछ आ जाएगा। तो वैल्यू ये लार्ज वैल्यू आएगा जिसमें दो वैल्यू आएगा, जो ही वैल्यू आ जाए, मान लो 1000 भी आ गया, 1000 अगर आ गया तो क्या हो गया, v का वैल्यू तो प्लस माइनस 2 आएंगे, मीन्स एक x के वैल्यू के लिए दो वेलोसिटी होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बिल्कुल हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और धीरे धीरे देख रहे हो भाई, x 0 हो, अगर x 0 हो तो वेलोसिटी का सर्टेन वैल्यू आएगा, तो x 0 पे वेलोसिटी का दो सर्टेन वैल्यू आया भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर x 0 हो जाए तो इधर वाला 0 हो जाएगा, इधर वाला 0 हो जाएगा, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 तो कुछ आ जाएगा भाई, एक पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो ये वाला भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिस्टेंस की बात करें, ये तो पता लग गया इतने डिस्कशन में कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रहा है, पोजीशन इस तरह से चेंज हो रहा है भाई। और पोजीशन किस तरह से चेंज होता है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन होता है तो पोजीशन जो चेंज होता है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर के हिसाब से चेंज होता है। तो ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है, क्वाड्रेटिक की तरह ग्राफ है ये। तो ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर ही रहा है। यहाँ ये देखें डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड, डिस्टेंस ट्रेवर्स मतलब ये समझ लो कि इतना जो मोशन हुआ इसको हम लोग फिजिकल कंडीशन में अगर इंटरप्रेट करना चाहें, ऐसा कोई एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर सोचना चाहें तो है वेलोसिटी जब पॉजिटिव है धीरे धीरे 0 हुआ, फिर ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन बॉडी, ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। वर्टिकली हम लोगों ने इसको अपवर्ड थ्रो कर दिया, वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन बॉल। अगर ऐसा बॉल जो अपवर्ड थ्रो करेंगे तो ऑब्वियसली पहले मान लो 40 का स्पीड था, फिर 30 हो गया स्पीड, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 0 हो गया, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव से धीरे धीरे कम होता गया, 0 हो गया, और फिर वेलोसिटी निगेटिव -10 हुआ, -20 हुआ, -30 हुआ, और ये -40 हो गया। इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी वर्टिकली हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दें तो उसका सिचुएशन ये है। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का सोचो कि डिस्टेंस तो भाई पहले ज़्यादा वेलोसिटी है, फिर कम वेलोसिटी है, फिर और कम वेलोसिटी है, फिर 0 है। तो ठीक है भाई, पहले ज़्यादा वेलोसिटी है तो इसका मतलब डिस्टेंस का ग्राफ अगर हम लोग दिखाना चाहें, यहाँ पे डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिखाना चाहें तो भाई पहले वेलोसिटी ज़्यादा है, मीन्स जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर होगा, ज़्यादा वेलोसिटी, इसलिए जल्दी जल्दी डिस्टेंस मीन्स 1 सेकंड में मान लो कि ज़्यादा
40 के अकॉर्डिंगली चल रहा है तो 1 सेकंड में ज़्यादा हुआ। अब वेलोसिटी थोड़ा कम हुआ तो थोड़ा कम होगा, नेक्स्ट इंटरवल में थोड़ा कम होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस कवर्ड कम होगा, और नेक्स्ट वाले में और कम डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर नेक्स्ट वाले में और कम। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस समय ऐसा हो जाएगा। वेलोसिटी जब 0 होगा तो वो इस तरह से हो जाएगा ग्राफ, और फिर उसके बाद नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो क्या हुआ, वापस आ रहा है, बट डिस्टेंस में हम लोग बात करेंगे तो ये इस पे ऐड ही होगा, इसलिए थोड़ा और बढ़ेगा। अभी 10 मीटर पर सेकंड है तो उसके हिसाब से बढ़ रहा है, और उसका 20 हो जाएगा तो और ज़्यादा वेलोसिटी जिससे बढ़ेगा, मीन्स ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, और उसके बाद और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो इस तरह से डिस्टेंस का ग्राफ तो इस तरह से आएगा। अपवर्ड थ्रोन बॉडी डिस्टेंस का ग्राफ इस तरह से आएगा। यहाँ पे जस्ट जहाँ बिल्कुल 0 होने लग जाए वेलोसिटी, वहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल जैसा दिखेगा। मीन्स एग्जैक्ट ग्राफ दिखाएं, अगर एग्जैक्ट ग्राफ दिखाएं तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा, ये इस तरह से चलेगा, ऐसा ये ग्राफ होना चाहिए। ये ग्राफ गलत है, देख रहे हो यहाँ पे पहले ही स्लोप कम है और उसके बाद स्लोप यहाँ ज़्यादा हो रहा है बीच में, तो इसका मतलब इधर वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है। नहीं भाई, पहले ज़्यादा वेलोसिटी था, बीच में कम हुआ और फिर जो है नेगेटिव में ज़्यादा हुआ। मीन्स ये वाला होना चाहिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग होगा और बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, बाकी तीनों का लिंकेज है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना होगा ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये क्वेश्चन जरा देखा जाए, ये क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, फटाफट इसको जरा देख लिया जाए, एक बार एक राउंड देख लिया जाए इसको। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और जल्दी से पेन चलाओ, जल्दी से इसके आंसर पे पहुंच जाओ। पहुंच गए आंसर पे? बी है। चलो बी को देखते हैं, चेक करते हैं। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, देखो ये जो क्वेश्चन है सब जो है नीट और जेई मेन बेस्ड है। ये देखो नीट में, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2019 का, सेकेंड वाले अटेम्प्ट में। तो द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाई, तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है भाई ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं यहाँ पे एडवांस लेवल और एम्स लेवल के क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं कर रहा। हम लोग के एंट्रेंस क्लास का पर्पस है कि 11th के टॉपिक को बस रिटेन करके रखा जाए, उसको भूलने नहीं दिया जाए। ऐसा नहीं कि 12th पढ़ते पढ़ते 11th ही भूलने लग जाए। तो इसलिए जल्दी जल्दी हमें चैप्टर्स को रिवाइज करना है, रिकैप करना है, जो जानते हैं कम से कम उसको रिटेन कर पाए। तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये दिया हुआ है, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो देन वेलोसिटी इज व्हाट। यही हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी तो हम लोग निकाल सकते हैं x को डिफ्रेंशिएट करके। तो भाई x को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, ये वाला काम करेंगे। और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा भाई, at को डिफ्रेंशिएट करोगे तो a मिलेगा रोशन, ठीक है। और ये हो जाएगा 2bt, इसको डिफ्रेंशिएट किया, और माइनस 3ct स्क्वायर, ये हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन तो सबको पता है ही है, इतना नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ भाई, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी मिल गया। लेकिन हमें वेलोसिटी तो उस टाइम पे निकालना है, अभी तो पता ही नहीं कि किस टाइम पे निकालना है। उस टाइम पे निकालना है जब ये एक्सेलरेशन जीरो हो। तो एक्सेलरेशन को जीरो करने का टाइम हम लोग निकालें तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए भाई। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाए और एक्सेलरेशन निकाला जाए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर हम लोग तो क्या मिलेगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और ये 2bt में 2b आ जाएगा, और माइनस 3 इंटू 2 6ct आ जाएगा। ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन मिल गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो, मान लो ये t0 टाइम पे एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वो t0 टाइम यहां से निकाल सकते हैं। कब एक्सेलरेशन जीरो होगा भाई, तो फॉर एक्सेलरेशन टू बी इक्वल टू जीरो 2b माइनस 6ct ये होना चाहिए जीरो। 2b माइनस 6ct ये जीरो होना चाहिए। मीन्स 6ct शुड बी इक्वल टू 2b। इट मीन्स t इज इक्वल टू क्या मिला भाई, तो 2b अपॉन 6c मीन्स b अपॉन 3c। b अपॉन 3c टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है।
टाइम b/3c पे एक्सेलरेशन 0 है। तो हमें निकालना था भाई वेलोसिटी उस टाइम पे, तो अब वेलोसिटी उस टाइम पे निकाल लेंगे। वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 उस टाइम पे, तो टाइम तो b/3c आ चुका है, तो यहाँ पे b/3c रख देंगे। तो a प्लस 2b इंटू टाइम का वैल्यू रख देंगे भाई b/3c और माइनस 3c इंटू b/3c का स्क्वायर करेंगे तो b²/9c²। इस तरह से वैल्यूज रख देने हैं। अब वैल्यू रख करके अब सॉल्व कर देने हैं। तो सॉल्व कर दिया जाए भाई इसको। जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये वेलोसिटी मिल जाएगा। जब एक्सेलरेशन हमारा 0 हुआ है उस समय का वेलोसिटी मिल जाएगा a प्लस ये हो गया 2b²/3c। देखो भाई ये हो गया 2b²/3c और इधर हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा b है इधर 2b और b/3c, ये तो इसके साथ रखा है। तो 2b²/3c, ठीक है, 2b²/3c और ये -3c, c से एक c कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3b² माइनस 3b²/3c। ये 3 ऊपर वाला नहीं रहेगा, b²/3c, क्योंकि एक 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, एक c कैंसिल हो गया, b²/3c। ठीक है भाई, 2b²/3, तो ये हो गया a प्लस 2/3 माइनस 1/3, तो 1/3, तो 1/3 b²/c। तो a प्लस b²/3c, a प्लस b²/3c, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। करना क्या था, लॉजिक सिंपल सा था कि जब एक्सेलरेशन 0 हो उस समय वेलोसिटी चाहिए। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो तो पहले पूछ लिया भाई एक्सेलरेशन तुम कब 0 होगे। एक्सेलरेशन ने बोला मेरा तो वैल्यू ये है, कब 0 होऊंगा वो टाइम निकाल लो 0 रख करके। तो हमने इसको 0 पुट किया तो टाइम मिल गया हमें। टाइम का वैल्यू b/3c मिला, इसका मतलब इसी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए। तो इसी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी जो निकला हुआ है उसमें हमने वो टाइम रख दिया तो वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई रोशन, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट फट से ले लिया करो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो इसको जल्दी से देख लिया जाए, इसको फटाफट हम लोग देखें। तो इसका भी आंसर निकालना है। पहले से जो ट्राई कर रखे हैं उनको तो पता भी होगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, वो तो अभी देख लेंगे हम लोग। तो ठीक है भाई, इसको दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। चलो दिख रहा है क्वेश्चन, सबने ट्राई भी कर लिया। सी होगा सर। अच्छा, पहले से ट्राई करने का ये फ़ायदा है, तुम्हें तो देना ही चाहिए, नहीं देना चाहिए मुझे, है ना, देना ही नहीं चाहिए था क्वेश्चन। अभी ट्राई करते तो ज़्यादा मज़ा आता तुम्हें। चलो देखते हैं हम लोग। क्लियर है। ए कार रेस, इन ए कार रेस। अच्छा, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपने नहीं किया है, उसमें दिया ही नहीं था। इन ए कार रेस द स्ट्रेट रोड, ऑन ए स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी। एक कार ए है, एक कार बी है, स्ट्रेट रोड पे रेस लग रहा है। तो कार ए टेक्स लेस टाइम, तो भाई बी मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने का ये कुछ टाइम ले रहा है, तो ए इज टेकिंग लेस टाइम। तो अगर ये मान लो टी टाइम ले रहा हो तो इसका मतलब कि ये थोड़ा कम टाइम ले रहा है, टी टाइम लेस। अच्छा, टी ही कम ले रहा है, तो अगर ये टी नॉट टाइम ले रहा है तो इसका मतलब ये वाला कितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में भाई, तो टी नॉट माइनस टी लेगा, यही होगा। ये अगर टी नॉट टाइम ले रहा है, देखो क्वेश्चन में बोला है भाई कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड पासिस फिनिशिंग पॉइंट विद वेलोसिटी v मोर देन दैट ऑफ वेलोसिटी v। मतलब यहाँ पे अगर ये v2 वेलोसिटी से पास करता है और ये v1 वेलोसिटी से पार करता हो, क्रॉस करता हो, तो v1 माइनस v2 ये दिया हुआ है v। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है भाई, तो इसका वेलोसिटी, फर्स्ट वाले का वेलोसिटी वो सेकंड वाले के वेलोसिटी से v ज़्यादा है। ये क्लियर है यहाँ तक। फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस कर रहा है विद स्पीड v मोर देन द स्पीड ऑफ कार b। तो v का जो भी है उससे हमारा v मोर है।
ठीक है। बोथ ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। ये वाला a1 एक्सेलरेशन से और ये वाला a2 एक्सेलरेशन से दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। देन द v इज इक्वल टू, तो उस कंडीशन में हमें v का वैल्यू निकालने हैं, v का वैल्यू निकालने हैं। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? तो क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ उस हिसाब से पहले इक्वेशन लिख लेंगे। चलो मान लेते हैं इसको कि ये वाला अगर s डिस्टेंस है तो दोनों ने तो भाई s डिस्टेंस को कवर किया है, एक a1 एक्सेलरेशन से दूसरा a2 एक्सेलरेशन से। ये बेचारा कम एक्सेलरेशन से चल रहा था इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लग गया, t0 टाइम लग गया, तो इसको t0 माइनस t टाइम लगा, कम ही टाइम मिलेगा। तो कम टाइम में मीन्स ज़्यादा एक्सेलरेशन से चला था तो ऑब्वियसली a1 ज़रूर a1 a2 से लार्ज हुआ होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा एक्सेलरेशन से चला है और ज़्यादा एक्सेलरेशन चला है तो ज़्यादा स्पीड भी गेन करेगा। सो v1 है यहाँ पे और इधर v2 है, तो v1 इज़ v मोर देन v2, तो ये है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली काम करें तो s जो डिस्टेंस कवर किया गया है फर्स्ट वाले ने तो वो चला है भाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो u तो 0 है भाई, u 0 है, ut प्लस हाफ इंटू a1 इंटू t कितना भाई, तो t0 माइनस t, तो इसका स्क्वायर करेंगे, दिख रहा होगा। तो s इज इक्वल टू ये 0 हो गया, ये हो गया हाफ a1 और t0 माइनस t का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे भाई। और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो दूसरे वाले का भी वही s है, दूसरे वाले का भी वही s है, लेकिन टाइम इसको t0 लगा है, तो ये हो गया हाफ इंटू a2 इंटू u0 हो गया और हाफ इंटू a2 इंटू t कितना भाई, तो t0 का स्क्वायर, ये हो गया। इट मीन्स ये दोनों तो भाई इक्वल ही हैं, ये दोनों तो इक्वल ही हैं। सो s इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। और स्पीड के मामले में यहाँ पे v रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग t0 का वैल्यू चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो s इज को इक्वेट करते हैं अगर, तो यहाँ पे हो गया देखो हाफ a1 इंटू t0 माइनस टी का होल स्क्वायर, t0 माइनस टी का होल स्क्वायर, और ये हो गया हाफ इंटू a2 इंटू t0 स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा भाई, तो हाफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा t0 माइनस टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू a2 अपॉन a1, ऐसा लिख सकते हैं। a2 अपॉन a1, t1 स्क्वायर को इधर लेके चले गए और अगर हम लोग दोनों को स्क्वायर करें तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। चलो भी ऐसा ही रहने देते हैं t0 का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट में जब लिखेंगे हम लोग तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देना भाई यहाँ पे स्क्वायर देने में कहीं गड़बड़ ना कर लें, ये ऐसे अलग रखें और ये ऐसे रखें। ठीक है भाई, तो अब देखेंगे अगर दोनों का एक में स्क्वायर करना हो, एक ही में स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा t0 इसके साथ, तो 1 माइनस टी अपॉन t0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a2 अपॉन a1। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि t0 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 1 माइनस टी अपॉन t0 इज इक्वल टू अंडर रूट a2 अपॉन अंडर रूट a1, और यहाँ से हमें मिल जाएगा भाई t अपॉन t0 का वैल्यू, t अपॉन t0 का वैल्यू हो गया 1 माइनस अंडर रूट a2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा a1, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना t0 का वैल्यू भाई, t0 का वैल्यू निकल जाएगा, ये हो जाएगा t इंटू अंडर रूट a1, t इंटू t0 का वैल्यू हो गया t इंटू अंडर रूट a1 एलसीएम लेकर के, और ये हो जाएगा अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, ये मिल जाएगा तुम्हें t0 का वैल्यू। दिख पाया, दिख रहा है, दिख रहा है यहां तक? चलो अच्छा, चलो दिख रहा है, t0 का वैल्यू मिल गया हमें, t0 का वैल्यू मिल गया। t0 का वैल्यू जब मिल जाए तो अब हमें ये वाला इक्वेशन यूज करके v निकाल देने हैं, ये वाला इक्वेशन यूज करके v निकाल देने हैं। v1 और v2 में डिफरेंस, तो इसको इधर वाले को मैं मिटा देता हूँ भाई, एक का v1 स्पीड था, एक का v2 स्पीड था, तो हम लोग निकाल सकते हैं भाई। इधर वाले को मैं मिटा रहा हूँ, एक का v1 स्पीड था, दूसरे का v2 स्पीड था, तो हम लोग लिख सकते हैं v1 माइनस v2, यही तो है v और यही हमें निकालने हैं। तो v1 माइनस v2, तो भाई ये निकालना है तो v1 माइनस v2 क्या, तो v1 को हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, सबको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u तो भाई दोनों का 0 ही था।
तो V1 फर्स्ट वाला कितना टाइम तक चला था भाई? तो फर्स्ट वाला जो चला था A1 से चला था, A1 एक्सेलेरेशन से, और कितने टाइम तक चला था? तो T0 माइनस T टाइम तक चला था। इसलिए हम लोग V1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि V1 का वैल्यू लिखेंगे तो U0 प्लस A1 इंटू टाइम कितना भाई? तो T0 माइनस T, और माइनस V2 कितना? तो A2, V इज इक्वल टू U प्लस A2। V2 जो लिखेंगे हम लोग तो V2 लिखेंगे तो U प्लस A2T। तो ये टाइम जो इसका है वो कितना टाइम लगा था भाई? तो ये टाइम लगा था T0, याद होगा। सेकेंड वाला T0 टाइम पे चला था और फर्स्ट वाला T0 माइनस T टाइम पे चला था। इसलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V2 जो हो जाएगा A2 इंटू, क्योंकि ये तो ज़ीरो है, A2 इंटू T0, A2 इंटू T0, यही हमारा V है और यही हमें कैलकुलेट करने हैं। इसलिए V का वैल्यू जो आया फाइनली वो आ जाएगा A1 T0 माइनस A1 T और माइनस A2 T0, यही हो गया। सो V इज इक्वल टू, कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब T0 का वैल्यू क्योंकि हम लोग निकाल रखे हैं, एक जगह रख लेंगे, तो यहाँ पे A1 माइनस A2 इंटू T0 और माइनस A1 इंटू T। अब ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, वो वैल्यू रख देंगे। तो इसका मतलब A1 माइनस A2 इंटू T0 का वैल्यू रख देंगे। T0 का वैल्यू है T अंडर रूट A1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2। ये हो गया T0 का वैल्यू और माइनस A1 इंटू T। अब स्पेस तो हमारे पास कम है, बट आपके पास तो बहुत स्पेस है। करना यही काम है, क्योंकि अब जो है इसमें वो सारे के सारे वही पैरामीटर हैं जो एक क्वेश्चन में दिए हुए थे, बस इसको कैलकुलेट कर देने हैं। तो ये कैलकुलेट तो कर लेंगे भाई, एलसीएम लोगे, काम करोगे, या एलसीएम क्या लेंगे? ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा। देखो ये A1 है, मतलब रूट A1 का होल स्क्वायर माइनस रूट A2 का होल स्क्वायर है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। कैसे कर सकते हैं? तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसके आगे। बस अब 1 मिनट लास्ट का ही तो कंक्लूजन रह गया है। तो ठीक है भाई, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू मिल गया हमें कितना भाई? तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट A1 प्लस रूट A2 इंटू रूट A1 माइनस रूट A2। ऐसा कर सकते हैं ना भाई? ये समझो ये x है, ये y है, तो x माइनस वाई है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इधर बच जाएगा अंडर रूट A1। इतना तो भाई पता होना चाहिए, प्लस अंडर रूट A2, ये बच जाएगा। क्योंकि इसको लिख सकते हो, ये देखो भाई मैं क्या कहूँ, अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 इंटू अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। किसको? सिर्फ इसको। तो इससे क्या होगा? अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 बच जाएगा। और इधर बच जाएगा हमारा T रूट A1, T और रूट A1, T रूट A1 और माइनस A1T, माइनस है इधर A1T। अब इसमें हम लोग ये सॉल्व कर देंगे। अब इसमें से दोनों में से T कॉमन ले लोगे, T कॉमन ले लोगे और बाकी को लिख देंगे। तो A1 से मल्टीप्लाई करोगे अगर, ठीक है, माइनस A1, तो यहाँ पे अब A1 मल्टीप्लाई किया तो ये A1 आया, ठीक है, A1 आया प्लस रूट A2 आया, रूट A2 इंटू रूट A1 आया और माइनस ये A1 आया। तो A1 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा रूट ओवर A1 A2 इंटू T। ये हो गया V का वैल्यू और यही ऑप्शन दिया हुआ है, रूट A1 इंटू A2 इंटू T। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने थे। बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है भाई, नहीं तो मुझे बहुत छोटा लिखना पड़ेगा। क्या किया हम लोगों ने? तो लॉजिक सिंपल है भाई, जो क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंगली काम किया। क्या क्वेश्चन में दिया था वो भी जरा समझो भाई। क्वेश्चन में दिया था कि एक स्टार्ट किया A1 एक्सेलरेशन से और दूसरा स्टार्ट किया था A2 एक्सेलरेशन से, और दोनों ने रेस किया भाई, लेकिन इसको T0 टाइम लगा, इसको T0 टाइम लगा, इसको T0 माइनस T टाइम लगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ का वेलोसिटी लिख दिया भाई, ये V1 ये V2 और V1 माइनस V2 ही तो निकालना था V, तो ये V1 माइनस V2 हम लोगों ने निकाला।
लेकिन इसके पहले टी नॉट का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। कैसे भाई? तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस हिसाब से इसने जिस टाइम में कवर किया एस, इसका भी एस, दोनों का एक्सप्रेशन लिखा, एस दोनों का इक्वेट किया, टी नॉट का वैल्यू हमें मिल गया था। अब टी नॉट का वैल्यू जो ये मिल गया था हमें, उस वैल्यू का यूज़ करेंगे क्योंकि वी निकालना था हमें और वी था डिफरेंस ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। तो डिफरेंस ऑफ द फाइनल वेलोसिटी को वी लिखा, फाइनल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2, डिफरेंस है ये। अब टी नॉट का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, क्वेश्चन में टी था ही दिया हुआ, इसलिए नॉन क्वांटिटी के टर्म में हमें मिल गया। कितने लोग समझे? जरा हाथ उठाएंगे भाई। हाथ क्या उठाएंगे? तो क्लास में रहते तो हाथ उठाते, अभी नहीं है तो भाई बताओ। रोशन तुम समझे? रोशन समझे? अनम्यूट करके बोलो। रिया समझे? यस सर, ये मेरा डाउट था, आ गया। समझ में आ गया ना? करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन था वैसे ही पहले इक्वेशन बनाने हैं फिर सॉल्व करने हैं। तो हमने s को इक्वेट किया, दोनों तरफ से s निकाला, s कवर करने में एक का टाइम टी नॉट ले लिया तो दूसरे का टी नॉट माइनस टी, दोनों का s निकाला, इक्वेट किया तो टाइम का हमें वैल्यू मिल गया। जैसे ही टाइम का वैल्यू मिल गया अब तो ये डिफरेंस निकालना था। फाइनल वेलोसिटी v1 का क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v2 का क्या होगा, दोनों का डिफरेंस यही निकालने हैं। अब वो टी नॉट और टी के टर्म में है, a1 और a2 के टर्म में। टी नॉट यहाँ पे अनवांटेड है तो टी नॉट का वैल्यू निकाल के रखे हैं, उधर पुट कर देने हैं, सॉल्व कर देने हैं। थोड़ा सा लगाना है अलजेब्रा सॉल्व करने में, और कुछ नहीं है। किसी और को अगर डाउट हो तो अनम्यूट करो और बता दो भाई कहाँ डाउट है। ये तो क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो जो भी डाउट वाले क्वेश्चन थे वही सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हटा दूं, हटा दें युवराज? यस सर, कर लिया था। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करने में जो थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको पूरा, इसका A है। हाँ देखते हैं इसका ए है कि बी है, कितना है। पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार और अटैम्प्ट कर लें, हो सकता है ए के बदले में बी हो रहा हो या सी हो रहा हो, तो देख लेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या आंसर है वो अलग मैटर है, लेकिन लॉजिक क्या लगाने हैं ये क्लियर होना ज़रूरी है। तो लॉजिक पहले हम लोग क्लियर करें, करना क्या होता है। देखो भाई, फिजिक्स के क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात होती है हाफ सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन को पूरी तरह से समझना और उसका मैथमेटिकल वर्जन लिख देना। इसका मैथमेटिकल वर्जन जैसे ही इक्वेशन में लिखेंगे तो आधा काम तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। और ये लिखते लिखते क्या क्या दिया है उसका इक्वेशन लिखते लिखते ना विज़न क्लियर हो जाता है कि क्या है और क्या निकालना है, तो माइंड अपने आप पॉपअप करेगा, अच्छा ये वाला यूज़ कर लो, ये वाला यूज़ कर लो, तो अपने आप काम हो जाएंगे। आधा सोल्यूशन तो क्वेश्चन समझना होता है। चलो देख लिया जाए, तो क्वेश्चन जल्दी से एक बार ट्राई मार लो। जिन लोगों के पास फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है वो जल्दी से ट्राई मार लें। और जो लोग पहले भी अगर ट्राई किए हैं तो वो भी फिर से ट्राई कर लें जल्दी से। लॉजिक शुड बी क्लियर कि अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाए तो भी खोपड़ी काम करे। पर्पस ये है, आपके क्लास अटेंड करने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि अगर हमें अननोन क्वेश्चन आ जाए तो उस पर खोपड़ी काम कर सके, माइंड लग सके। ये मेन पर्पस होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना और ऐसा ही आएगा तब सॉल्व कर पाएंगे तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही आ जाए। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, हो सकता है केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 50% 40% क्वेश्चन होते हैं जो देखे हुए हो जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन फिजिक्स में आप सोचो कि नहीं ये सॉल्व किया हुआ मिल जाए, ऐसा तो ऐसा चांस बहुत कम, 10% मिलता है। हाँ, तुम्हें कॉन्सेप्ट जरूर रिलेटेड मिल जाएंगे और जितना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, न्यू क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ईजी होता है। चलो देखें हम लोग, तो ए मैन इन ए कार इज़ एट लोकेशन Q। अच्छा भाई यहाँ पे है एट लोकेशन Q, यहाँ पे है। ऑन ए स्ट्रेट हाईवे, एक हाईवे है ये हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे है। चलो भाई ये हाईवे पे यहाँ पे है लोकेशन ऑफ द कार। इज मूविंग विद स्पीड v, और इसका स्पीड है हमारा v। ठीक है भाई। ही डिसाइड्स टू रीच ए पॉइंट P इन द फील्ड। अच्छा इस फील्ड, ये फील्ड है, बाकी ये तो हाईवे है, ये वाला तो हाईवे है, बट इधर जो है वो फील्ड है, इधर है अपना फील्ड। ठीक है भाई। तो यहाँ पे पहुँचना चाहता है भाई, यहीं पे उसने मान लो एक मकान बनाया है, यहीं पे अपना बिल्डिंग बनाया है, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा भाई। तो डिस्टेंस d फ्रॉम द हाईवे, अच्छा डिस्टेंस d फ्रॉम द हाईवे, इस हाईवे से d डिस्टेंस पे है एट पॉइंट M।
ठीक है, डी डिस्टेंस हाईवे से, तो एम पॉइंट से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ दैट ऑफ द हाईवे, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम। अच्छा, स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड, इस वाले में स्पीड वो कम होगा, इधर हाईवे का स्पीड ज़्यादा होगा। तो अगर आप ये स्पीड v लेते हो तो ये वाला v/2 लेने पड़ेंगे, और अगर ये v लेते हो तो ये वाला 2v लेने पड़ेंगे। तो फ्रैक्शन क्यों लाएं कैलकुलेशन में, इसलिए इसी को v ले लेते हैं, इसको 2v ले लेते हैं। ले लेना चाहिए, बिल्कुल ले लेना चाहिए, थोड़ा चालाकी होता है ये, क्योंकि ये v लोगे, ये तो v/2 लोगे तो फ्रैक्शन में आएंगे, तो थोड़ा सा क्यों फ्रैक्शन अवॉइड किया जाए। तो जो रिलेशन है ठीक है भाई, इससे डबल स्पीड रख दिया हम लोगों ने, ठीक है भाई। अब पहुंचना है टू हाफ द हाईवे, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम सो दैट द टाइम टेकन टू रीच द पी इज मिनिमम। मीन्स कहाँ पे हम लोग हाईवे को छोड़ करके सीधा फील्ड में चले जाएं कि ये मिनिमम टाइम पे पहुंच जाएं, मिनिमम टाइम पे पहुंच जाएं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, तो इधर से जाने का टाइम वेस्टेज हो रहा है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि भाई इधर से इधर जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ चले जाते हो, तब भी यहाँ जा सकते थे, यहाँ से यहीं से तुम टर्न लेके ऐसे जा सकते थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हें फील्ड में चलना होगा जहाँ स्पीड कम हो जाएगा। तो तुम्हें निकालना है कि किस पॉइंट पे हाईवे को छोड़ें, किस पॉइंट पे हाईवे को छोड़ा जाए कि हम लोग पी पॉइंट पे हम लोग मिनिमम टाइम पे पहुंच जाएं। तो ये v स्पीड है, इधर 2v स्पीड है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये समझो कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। मैथ्स के टर्म में बोलें तो ये डिफरेंशिएशन जो पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन है एक तरह से। थोड़ा सा जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो भाई दिक्कत कोई वाली बात नहीं है। जब भी कोई चीज़ मैक्सिमम होना होता है ना, y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो तुम्हें पता ही है इंक्रीजिंग फंक्शन स्लोप पॉजिटिव, और जब मैक्सिमम होगा स्लोप 0, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो स्लोप निगेटिव, ऐसा होता है। तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा वैल्यू, तो उसके लिए dy/dx हम लोग 0 करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है। अगर हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग फंक्शन स्लोप नेगेटिव और मैक्सिमम या मिनिमम हुआ होता है, तो उस समय स्लोप 0 होना चाहिए, और स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। चलो इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन में समझ में भी आ जाएगा। तो ठीक है भाई, मान लो हम लोग सर्टेन डिस्टेंस ले लेते हैं कि भाई ठीक है इसने x डिस्टेंस पे छोड़ दिया, तो हमें यही x तो चाहिए, यही x का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि ये m पॉइंट से x डिस्टेंस पहले ही ये फील्ड पे उतर गया और फील्ड से अपने कार से यहाँ पहुँच रहा है, तो ये वाला पाथ ले रहा है, तो हमें यही वाला तो चाहिए, x का वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, यही कैलकुलेट करने हैं। तो लॉजिक ये हो गया कि इधर जाने का टाइम हम लोग निकाल लें, यहाँ से यहाँ आने का टाइम, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल लें, और दोनों टाइम का जो सम होगा वही होगा टोटल टाइम टेकन। अब उस टोटल टाइम टेकन का मिनिमम वैल्यू हो तो वो टोटल टाइम ही समझो कि y हो गया, टोटल टाइम ही मान लो y हो गया, और उसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, तो भाई इस dy/dx निकाल लो। मान लो ये ऐसे है, तो भाई जहाँ पे मिनिमम होगा y का वैल्यू या t का वैल्यू, कैपिटल T का वैल्यू, वो हमें x चाहिए, तो x का वैल्यू वो क्या होगा, वो निकल जाना चाहिए। अब dy/2 आएगा कि dy/3 आएगा कि dy/√3 आएगा कि dy/√2 आएगा, जो आना होगा वो आ जाएगा। लॉजिक थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हम लोगों को पहले टोटल टाइम निकालना पड़ेगा एज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम टाइम लग रहा हो। तो पहले टोटल टाइम निकाला जाए एज ए फंक्शन ऑफ x, मीन्स टोटल टाइम नीड है एज ए फंक्शन ऑफ x, वो कैलकुलेट करने हैं। तो ठीक है भाई, तो ये हो सकता है t1 टाइम प्लस t2 टाइम, t1 टाइम प्लस t2 टाइम। t1 टाइम इधर का ले लें क्योंकि इधर का स्पीड अलग है और इधर स्पीड अलग है, तो t1 प्लस t2 टाइम करना चाहिए हमें, t1 प्लस t2 टाइम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई। तो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालें इधर का t1 टाइम, तो ये वाला कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा भाई, तो ये अगर टोटल डिस्टेंस है QM टोटल डिस्टेंस है, मान लो टोटल डिस्टेंस, मान लो कैपिटल D भी कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस कैपिटल D है तो कैपिटल D माइनस x। अगर टोटल डिस्टेंस कैपिटल D है, टोटल डिस्टेंस जहाँ पे कार अभी लोकेटेड है और जहाँ ये परपेंडिकुलर, ये अगर कैपिटल D है टोटल डिस्टेंस, तो कैपिटल D माइनस x ही तो जाना है v1 स्पीड, यानी कि 2v स्पीड से। कितने स्पीड से जाना भाई, तो 2v स्पीड से। तो स्पीड से डिवाइड किया, जितना डिस्प्लेसमेंट हमें करने हैं उसको स्पीड से डिवाइड किया, वो टाइम मिल गया, ये t1 टाइम है। ठीक है, कैपिटल D माइनस x इतना चले। और इधर अब क्या चलेंगे भाई, तो इधर है ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई इधर का स्पीड लिखेंगे, वो टाइम मिलेगा। तो t2 टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं भाई, तो t2 टाइम हो जाएगा डिस्टेंस PR,
डिस्टेंस पी आर डिवाइडेड बाई स्पीड वी। ये वाला जो निकाला था T1 टाइम वो डिस्टेंस था क्यू आर, तो ये वाला था क्यू आर और डिवाइडेड बाई ये 2v स्पीड था, ये वाला था। तो ये हम लोग T1 निकाल चुके हैं और ये T2 निकाल रहे हैं। तो PR डिस्टेंस कितना हुआ भाई? तो PR डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, ये वाला x है, ये वाला d है, तो ये वाला कितना है भाई? तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। बोलो भाई रोशन, यही है ना? ये x है और इधर हमारा ये d है, तो ये वाला क्या हो जाएगा वैल्यू भाई? तो ये वाला हो जाएगा जो डिस्टेंस कवर करना है v स्पीड से, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा रोशन? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये v कर लेंगे, इतना ही डिस्टेंस कवर करने थे v स्पीड से। तो ठीक है भाई, T2 का वैल्यू भी मिल गया। अब टोटल टाइम जो हमें निकालना था, टोटल टाइम वो हो जाएगा T1 प्लस T2। तो ये वैल्यू हम लोग लिख दें भाई। तो टोटल टाइम कितना मिल गया हमें? तो ये d टोटल डिस्टेंस d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2v और प्लस ये हो गया अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। थोड़ा सा सिंबल्स का ध्यान रखने हैं हम लोगों को। ये हो गया टोटल टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन, पी पॉइंट पे पहुंचने का। अब हमें क्या चाहिए? अब जरा देखो, हमें x का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये t मिनिमम हो, t मिनिमम हो। तो फॉर कैपिटल T दैट इज टोटल टाइम टू बी मिनिमम, मिनिमम जहाँ भी होगा इसके लिए dt बाई डी एक्स का जिस भी वैल्यू के लिए ये ज़रूर जीरो होना चाहिए। समझो कि ये कैपिटल T है, इधर x है। अगर x का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू कम लेते हैं यहाँ आकर के, तब जाके ये टर्न लेता हो, तो x का वैल्यू कम लेंगे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। x का वैल्यू थोड़ा और ज़्यादा लिए, थोड़ा और पहले ही टर्न लिए तो ये टाइम लग रहा है, और थोड़ा उधर ही लिए तो ये टाइम लग रहा है, थोड़ा और इधर ही टर्न ले लिए तो अब ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो और थोड़ा यहीं से हम लोग टर्न ले लेते तो और ज़्यादा टाइम लगता। तो इस तरह का ग्राफ समझो कि ऑब्टेन हो रहा है। और इस तरह का जब ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है तो हमें वो टाइम चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग हमें x का वैल्यू चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग हमें मिनिमम टोटल टाइम लग रहे हैं। तो टोटल टाइम एज ए फंक्शन ऑफ x है, समझो इस तरह से। तो हमें चाहिए dt बाई डी एक्स जीरो, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या होगा? dt बाई डी एक्स। तो यही dt बाई डी एक्स जीरो रख करके और सॉल्व कर लेंगे कि ये किस x के वैल्यू के लिए जीरो होगा। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। इतना काम फिजिक्स का, उसके आगे मैथ्स का। हाँ बोलो, यहाँ तक में किसको डाउट है वो अनम्यूट करके बोले। सर जो स्लोप है वो तो मैक्सिमा पे भी जीरो होता है ना? बिल्कुल, मैक्सिमा पे भी जीरो होता है, मिनिमा पे भी जीरो होता है। हाँ सर, तो फिर हमें टाइम तो वो मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, ये कैसे पता लगेगा फिर? अच्छा, ये सब भी यहीं पे जानोगे? अच्छा देखो भाई, और भी कोई डाउट है? बताता हूँ इसको भी। और तो किसी को डाउट नहीं है? यही डाउट है भुवनेश का। आवाज़ से मैंने पहचाना, भुवनेश तुम्हारा ही है ना डाउट? यस सर। तो बताता हूँ कि मिनिमा कैसे पता चलेगा। देखो भाई, जब कैलकुलस पढ़ोगे ना 12th में, कैलकुलस, रिलेशन एंड फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फिर पढ़ोगे डिफरेंशिएबिलिटी, फिर पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये एक चैप्टर है। इस तरह से सारे ये जो चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ा है वेटेज भाई। खाली डिफरेंशियल कैलकुलस खाली काउंट करो तो तुम्हारे टोटल 12th का 30% सिलेबस है मैथ्स का। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर है जिसमें तुम्हें बताया जाएगा कि y है, x है, ऐसे हो चाहे ऐसे हो। यहाँ पे पॉजिटिव, तो देखो भाई dy बाई डी एक्स तो यहाँ भी जीरो होने हैं और dy बाई डी एक्स यहाँ भी जीरो होने हैं, मैक्सिमा के लिए भी जीरो होने हैं, मिनिमा के लिए भी जीरो होने हैं। तो चेक कैसे किया जाता है? देखो भाई, dy बाई डी एक्स जीरो रख दिया तुमने और वो तुम्हें मिल गया। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है? ठीक है, तो इसके लिए मैथ्स में बताए जाते हैं। मैं भी तुम्हें रिजल्ट बता देता हूँ, बाकी इसका डिटेल मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ। देखो ये क्या है, अगर तुम्हें चेक करना हो मैक्सिमा कि भाई इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, चेक करना हो तो डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। मतलब dy बाई डी एक्स तो जीरो आया, तुम्हें एक बार और डिफरेंशिएट करके डबल डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव होता है तो वहाँ मैक्सिमा पॉइंट होता है, और डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे मिनिमा पॉइंट होता है।
तो एक स्टेप बढ़ा करके चेक करने पड़ते हैं। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे, फिर इस वाले वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग d2y/dx2 निकालोगे, वो देखोगे नेगेटिव है तो मैक्सिमा हो जाएगा और पॉजिटिव है तो मिनिमा हो जाएगा। फिर उसमें भी आता है कि अगर ये भी मान लो 0 मिल जाए तो क्या होगा, या ये हमारा साइन नहीं दिया तो क्या होगा। तो पूरा एक चैप्टर है उसके लिए। अभी फिजिक्स में ध्यान से देना, आज देखना भाई, अभी फिजिक्स में चाहे तो मैक्सिमा होगा चाहे मिनिमा होगा। भाई मैक्सिमा पूछा जाए क्वेश्चन में तब भी यही काम करना है, मिनिमा पूछा जाए तब भी यही काम करना है, क्योंकि अंडरस्टूड है भाई इधर कि तुम्हें पूछ रहा है मिनिमम टाइम के लिए क्या होगा एक्स, तो ऑब्वियसली ज़रूर इसमें मिनिमा हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए सीधा dt/dx को 0 पुट करके और सॉल्व कर देंगे, काम हो जाएगा। वो मिनिमा ही पूछ रहा होगा तभी मिनिमा है। फिर भी तुम चेक करना चाहते हो तो मिनिमा चेक करने के 2 मिनिमा हुआ है, यहाँ भाई मिनिमम वैल्यू हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू हुआ है, चेक करने के 2 मेथड होते हैं। ये मैथ्स का क्लास नहीं तो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो 2 मेथड होते हैं मैक्सिमम मिनिमा चेक करने का। एक मेथड तो अभी बताया मैंने कि अगर इस पॉइंट पे मान लो x = 2 पे आया dy/dx 0, x = 5 पे आया dy/dx 0, तो हम लोग क्या करेंगे, अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो देखा कि मान लो निगेटिव आ गया तो समझ जाएंगे कि मैक्सिमा, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो समझ जाएंगे कि यहाँ मिनिमा था d = 2 पे। सिमिलरली डबल डेरिवेटिव जो है d2y/dx2, ये अगर निकाला हम लोगों ने और जो वैल्यू आया उसमें 5 वैल्यू जब रखेंगे तो देखेंगे भाई कि ये हमारा निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है तो समझेंगे कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है। एक मेथड तो ये बताया, मैथ्स में डिस्कस होगा। फिर दूसरा मेथड ये है कि जहां भी dy/dx 0 आया तो उससे थोड़ा सा पहले, मीन्स 5 पे आया तो तुम 4 पे रख करके चेक कर लो कि dy/dx का क्या साइन है। साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होकर के फिर हमारा स्लोप 0 हो गया है। उसके पहले अगर साइन पॉजिटिव है तो समझना कि मैक्सिमा वाला पॉइंट था ये। क्यों? x = 5 पे अगर हमारा 0 आया है स्लोप और उससे थोड़ा सा पहले हमने चेक किया कि dy/dx का साइन क्या है, तो x का वैल्यू 4 रख करके हमने चेक कर लिया कि साइन क्या है। अगर पॉजिटिव आया तो समझ जाएंगे कि ये मैक्सिमा पॉइंट था। अब तुम खुद सोचो कि अगर dy/dx हमें किसी पॉइंट पे आया 0, अब उससे थोड़ा सा पहले मीन्स x का वैल्यू 1 रख करके तब चेक कर लिया, अगर dy/dx निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये मिनिमम की तरफ जा रहा है, और उसके पहले dy/dx अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये अभी इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ मैक्सिमम पे पहुंचेगा ना। और उसके जस्ट पहले हमें जब डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है तो मिनिमा। तो ऐसे भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ये भी एक चेक करने का मेथड होता है। लेकिन फिजिक्स में आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना डिफरेंशिएट करके 0 करो वही मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम होना होता है ना तो यहाँ पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्वेश्चन पूछ ही रहा है मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब मिनिमम ही यहाँ होता है। तो इसमें फिजिक्स वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने ही नहीं है, बस जहाँ मैक्सिमम मिनिमम का पूछ रहा है वहाँ पे डिफरेंशिएट करो और स्लोप का वैल्यू 0 रखो और किस वैल्यू के लिए आ रहा है वो निकाल लो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग मैथ्स पढ़े हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा एक चैप्टर है, तो उसमें ये सब बताए जाते हैं और केस क्या क्या होते हैं वो भी बताए जाते हैं। अभी मैंने तुम्हें ऑब्जर्वेशन मेथड, फर्स्ट तो मेथड ये है जो मैथ वाले बताएंगे, डबल डिफरेंशिएशन निकालो साइन देखो, तो लोग रट लेते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि क्यों ऐसा चाहिए, लेकिन मैथ्स का टीचर नहीं हूँ मैं, इसलिए एक्सप्लेन करना बेकार है। दूसरा मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड बता दिया तुम्हें कि भाई अगर तुम्हें चेक ही करना है तो जहाँ भी dy/dx 0 आ रहा है उससे जस्ट पहले का एक वैल्यू लेकर के साइन चेक कर लो dy/dx का। अगर हमारा निगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये जरूर ऐसे वाला कर्व है, तो उसके पहले निगेटिव है इसका मतलब ये डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, तो वहाँ जरूर मिनिमा पॉइंट हुआ होगा। उसके पहले अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव आ जाए तो समझ लेना कि मैक्सिमा होने जा रहा है x = 5 पे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। रोशन क्लियर हुआ? अरे भाई इसमें जनरली मैथ के टीचर अपना मैथ पढ़ा के चल देते हैं, बट फिजिक्स में उसका यूज़ करना होता है, इसलिए एप्लीकेशन ओरिएंटेड मैथ्स जो हम लोग बताएंगे, रीजनिंग जो होना चाहिए, मैथ्स के टीचर को रीजनिंग जरूर देना चाहिए कि क्या क्यों कर रहे हैं। अगर dy/dx डबल डेरिवेटिव निकाले निगेटिव आया तो मैक्सिमा समझ लेना, क्यों समझ लेना वो भी होना चाहिए। आपके मैथ वाले सर बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मेरे से पूछ लेना किसी दिन, मैं बता दूंगा रीजन लॉजिक। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हमें क्या करने हैं, टोटल टाइम टेकन तो निकाल लिया, इधर का टाइम t1 इधर का टाइम t2,
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एक बार तो कम से कम जानना ही चाहिए, ताकि जब भी ऐसा होगा तो आप सॉल्व कर पाओ। अब देखो जरा, हम लोग इसको अब चेंज कर रहे हैं। ये तो लॉजिक क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा हमें डिलीट करके अब इसको डिफ्रेंशिएट करके और dt/dx को 0 करना है। तो dt/dx शुड बी इक्वल टू 0 और ये पुट करें तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए भाई। तो dt/dx डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो d है कांस्टेंट, 2b है कांस्टेंट, तो ये डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और ये वाला है वेरिएबल, क्योंकि x का ही तो हमें वैल्यू चाहिए। x ये लें, इतना ले x, इतना ले x, इतना ले, तो हमें निकालना है, तो x वेरिएबल है। तो d/2b का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया और इधर कांस्टेंट आया -1/2b और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx/dt आ जाएगा। dx/dt मीन्स वेलोसिटी मिल जाएगा ये हमें, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा। x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। हमें x के रिस्पेक्ट में, टोटल टाइम को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका तो 0 हो गया और इधर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, लेकिन कांस्टेंट इसका -1/2b डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। प्लस अब इसका हम लोग करेंगे भाई, तो 1/v तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो √z का होता है 1/2√z, तो 1/2√d² प्लस x² इनटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। चेन रूल पता ही है तुम्हें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब बाकी आप डिफ्रेंशिएशन के एक्सपर्ट हो, नहीं तो डिफ्रेंशिएशन अब पढ़ने वाले होगे कैलकुलस में, तो सिंपल सा यही काम करना है। हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया और ये वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया -1/2b प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x/v√d² प्लस x²। ठीक है, ये आ गया। अब इसको 0 होने के लिए x का वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि dt/dx हमें 0 चाहिए, तभी हमारा ये t मिनिमा होगा। तो अब इसको बस सॉल्व कर दिया जाए। चलो एक सेंटेंस और यहाँ लिख देता हूँ, तो फॉर dt/dx टू बी 0, dt/dx अगर 0 होना है तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा भाई, तो -2b को, ये 0 अगर हो गया तो इसको -2b यानी कि 1/2v इज इक्वल टू होना चाहिए x/v√d² प्लस x²। रोशन यहाँ तक दिख रहा है ना? रोशन यहाँ तक दिख रहा है? अरे भाई ये 0 कब होगा, जब ये इक्वल टू ये हो जाए, तो यह -2b है, इसको समझो इधर ले आए 1/2v, क्योंकि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये इक्वल टू ये हो जाए। अब देखो यहाँ से v डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2x इज इक्वल टू v तो कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू √d² प्लस x², d² प्लस x²। और अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें तो इधर हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू d² प्लस x²। इट मीन्स 3x² इज इक्वल टू d²। इट मीन्स x² इज इक्वल टू d²/3 और x का वैल्यू d/√3, तो x का वैल्यू d/√3, ये वैल्यू हो जाएगा। एट दिस वैल्यू ऑफ x मिनिमम टाइम टेकन होगा। क्लियर हुआ? थोड़ा मैं मैथमेटिकल हो गया, लीड कर रहा हूँ इसको। समझ तो गए? रोशन बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। काम कुछ नहीं किया, बिल्कुल समझ गए। t1 टाइम, t2 टाइम, हाँ भाई सब होने के बाद तो सबको पहले से ही हुआ रहता है, नहीं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलो एक क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो इसको जल्दी सॉल्व किया जाए। ये भी कर लिए थे रोशन? युवराज कर लिया होगा तुमने? जल्दी करो भाई, जल्दी करो, एक बार अटेम्प्ट करो जल्दी से। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है उतना काम कर लो। हाँ देखो भाई, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है t इज इक्वल टू ax² प्लस bx। बहुत बढ़िया। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज, अब एक्सेलरेशन निकालने हैं। अच्छा, a एंड b कांस्टेंट है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को a0 लिख दे रहा हूँ मैं।
ये एक्सेलरेशन हमें चाहिए। ए नॉट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए ऑलरेडी लिया हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट, इसलिए ए लिखूंगा तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे ए नॉट से रिप्रेजेंट करूँगा। कोई परेशानी तो नहीं है भाई, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कैसे एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन कैसे निकालें भाई? तो यहाँ पे तो टाइम और एक्स में रिलेशन है, तो इसी को डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कम से कम जब डिफरेंशिएट होगा एक्स तो वेलोसिटी आएगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करें। लॉजिक पहले क्लियर करो, टी और एक्स में रिलेशन है। अगर एक्स लेफ्ट हैंड साइड में होता तो बड़ा अच्छा लगता तुम्हें कि एक्स है इधर टी है, चलो डी एक्स बाई डी टी कर दें, हो गया, वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। लेकिन अभी ऐसे नहीं किया, अभी t को एज ए फंक्शन ऑफ x लिख दिया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी जब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है तब भी दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब भी दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो भाई, लेफ्ट हैंड में रहे चाहे राइट हैंड, दोनों साइड तो डिफरेंशिएट होना ही है। तो इसलिए यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा 1, टाइम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 को भाई इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे? तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और मल्टीप्लाइड बाई फिर x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल यही तो होता है भाई। हमें एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं कर पाएंगे तो चेन रूल क्या कहता है भाई? ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर सकते हो, कर लो भाई, उसके बाद एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेना। यही तो चेन रूल कहता है। जरूरी थोड़ी कि एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में जानते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करना, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है भाई। तो एक्स स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में कर ही सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को, अरे भाई, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, इसलिए कर लेंगे। फिर एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। यही चेन रूल का रूल है भाई। जिसके रिस्पेक्ट में तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, कर लो, फिर एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x और इसका डिफरेंशिएशन तो x dx बाई dt, यही तो वेलोसिटी है। ठीक है भाई, तो 2x और dx बाई dt ये मिल गया इसका डिफरेंशिएशन प्लस। अब ये देखो b कांस्टेंट है और x को डिफरेंशिएट करने हैं टाइम के रिस्पेक्ट में भाई। सबको तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना था पूरे में, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में किया 1 हो गया, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो 2ax dx बाई dt, ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट रह गया 2x और इंटू डी एक्स बाई डी टी। उसी तरह से bx है तो b कांस्टेंट है और dx बाई डी टी, x इसको x के रिस्पेक्ट में थोड़े ही कर रहे हैं जो 1 हो जाइए, टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो b इज कांस्टेंट और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है भाई, तो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स इंटू वी, ट्वाइस ए एक्स इंटू ये क्या है v प्लस b इंटू वी, ये वाला भी तो v है, ये वाला भी v है, v कॉमन ले लो तो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी इंटू वी। इसलिए वेलोसिटी का वैल्यू कम से कम तुम्हें मिल गया कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या हुआ भाई? तो वेलोसिटी का वैल्यू हो गया 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। वेलोसिटी इज 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। ये है क्लियर यहाँ तक? बोलो भाई, रोशन रोशन, युवराज क्लियर हुआ यहाँ तक? वेलोसिटी मिल गया। अब जब ये वेलोसिटी मिल चुका है तो अब एक्सेलरेशन कितना दूर है? एक्सेलरेशन अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन को ए नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई, ठीक है भाई, ए नॉट। एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं तो डिफरेंशिएट करने हैं हमें इसको, तो जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो सोच लो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन इसका करते हैं हम लोग, तो 1/z का डिफरेंस, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें भाई। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना रहे। 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जरा ध्यान रखना और चेन रूल अप्लाई करने में परेशानी नहीं होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का पावर -1 को डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में।
1 अपॉन ट्वाइस ए एक्स प्लस बी है तो 2ax प्लस बी पावर -1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा, वो कितना आ जाएगा, तो -1 इंटू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का पावर -1 एक तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल करता है, पहले तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा कितना भाई, तो ट्वाइस ए इंटू डी एक्स बाई डी टी, ट्वाइस ए कॉन्स्टेंट है इंटू डी एक्स बाई डी टी, और बी तो कॉन्स्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ये चेन रूल है, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ भाई दिख तो रहा है। ये समझे हमने क्या किया, ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का पावर -1 को हमने ट्वाइस ए एक्स प्लस बी के ही रिस्पेक्ट में किया। यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं z का पावर -1 को, तो भाई इसको z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 इंटू जेड का पावर -1 यानी -1 अपॉन जेड स्क्वायर अपने आप हो जाएगा। तो यही काम कर रहे हैं, z के बदले में ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है ट्वाइस एक्स प्लस बी का पावर -1, तो इसको ट्वाइस एक्स प्लस बी के ही रिस्पेक्ट में कर दिया, z के ही रिस्पेक्ट में कर दिया, समझो। तो ये वाला वैल्यू मिल गया। क्या मैं इसको ब्रेक करके लिखूं एक बार और, रोशन एक बार और ब्रेक करके दिखाऊं? चेन रूल बताया था 11th क्लास में, उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए आपका डाउट बना है, ये इसीलिए आपका डाउट बना है। मैं यहाँ पे फिर से तुम्हें दिखा दे रहा हूँ करना क्या है भाई, जब z का पावर -1 है, z के रिस्पेक्ट में करोगे तब ना ऐसा काम करेंगे। अभी देखो मैं तुम्हें फिर से इसको दिखा देता हूँ, इस स्टेप को एक स्टेप बीच में से क्यों हटा दें, पूरा ही दिखाता हूँ तुम्हें, चलो कोई बात नहीं है। तुम्हारा डाउट इसलिए बना है क्योंकि तुमने अभी डिफरेंशिएशन के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं किए हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का पावर -1, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं आता है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है। अरे भाई तो जिसके रिस्पेक्ट में कर पाओगे उसी के रिस्पेक्ट में कर लो, तो ट्वाइस एक्स प्लस बी, जेड का पावर -1 को जेड के रिस्पेक्ट में तो कर सकते हैं, ठीक है भाई, चेन रूल कहता है कर लो। इसके बाद कम से कम इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, फिर किसके रिस्पेक्ट में करना था, टाइम के रिस्पेक्ट में करना था, तो भाई कर लेना। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर सकते हो क्या, तो भाई अगर इसको भी नहीं कर सकते हो तो फिर इसको आपको फिर x के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर dx बाई dt करना होगा। तो चलो भाई ये भी कर देता हूँ मैं, इसको तुम x के रिस्पेक्ट में तो कर सकते हो, फिर dx बाई dt कर लेना, चेन रूल यही तो कहता है, जिसके रिस्पेक्ट में इजीली कर सकते हो उसी के रिस्पेक्ट में कर लो। समझो ये काम कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई युवराज? चलो ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ a0 इज इक्वल टू, अब इसका z का पावर -1 को z के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देख रहे हो ना, z का पावर -1 को z के रिस्पेक्ट में -1 बाई जेड स्क्वायर होता है, हम लोग तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया -1 अपॉन जेड स्क्वायर मतलब ट्वाइस ए एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ये देखो इसको x के रिस्पेक्ट में करने हैं, तो भाई ट्वाइस ए, बी का तो x के रिस्पेक्ट में, बी तो कांस्टेंट है, ट्वाइस ए एक्स तो ये हो गया ट्वाइस ए, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और इसके बाद dx बाई dt का मतलब है वेलोसिटी, dx बाई dt का मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आना था, हमें आंसर लाना है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या मिला, तो माइनस, यहाँ देख रहे हो कि वेलोसिटी क्या है भाई, तो 1 अपॉन ट्वाइस ए एक्स प्लस बी को वेलोसिटी बोलते हैं, तो 1 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस बी को वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो ये वाला तो भाई वेलोसिटी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये वाला तो कम से कम वेलोसिटी स्क्वायर हो गया, इधर वाला बोलो भाई, यहाँ तक तो वेलोसिटी स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 बाई ट्वाइस एक्स प्लस बी को बोल रहे हैं वेलोसिटी, 1 बाई ट्वाइस एक्स प्लस बी को वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 बाई ट्वाइस एक्स प्लस बी और इंटू 1 बाई ट्वाइस एक्स प्लस बी है, तो वी स्क्वायर हो गया। अब देखो 2a और वेलोसिटी, तो फाइनली कितना मिल गया भाई, तो -2 टाइम्स a इंटू वेलोसिटी का क्यूब, एक्सेलरेशन मिल गया -2a v क्यू, ये डी वाला ऑप्शन -2a v क्यू, ये करेक्ट हो गया। कुछ समझ में आया? पूरा आना चाहिए समझ में। देखो जो परेशानी है
कुछ लोगों को मैं फिर से रिकैप भी कर दूंगा, जो कुछ भी परेशानी है नॉट ड्यू टू फिजिक्स, ड्यू टू मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स का पार्ट है इधर का, चेन रूल अप्लाई करना पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसी से है। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं समझो उसमें मैथ्स घुसा हुआ है, इसलिए आपको डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है। फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि t हमारा इस तरह से एक्सप्रेस्ड है, तो t जो एक्सप्रेस था ऐसे लिख दिया हमने, हमें वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन चाहिए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, सबको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, चेन रूल अप्लाई किया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इधर कोई टाइम नहीं, उधर टाइम था 1 हो गया, इधर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले x के रिस्पेक्ट में कर लो इंटू dx/dt कर लो, यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में करो 2x किया dx/dt, फिर यहाँ भी करो dx/dt। अब ये dx/dt ही तो वेलोसिटी है, v कॉमन लिया निकाल दिया, वेलोसिटी ये आ गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन के लिए हमने एक बार और डिफरेंशिएट किया। ठीक है भाई, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो भाई 1/z है तो z के रिस्पेक्ट में कर लो। तो मैंने क्या किया भाई, ये z का पावर -1 है, 2ax + b का पावर -1 है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम लोग 2ax + b के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया, फिर 2ax + b को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर x को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली हमें तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, इसलिए ये ध्यान देना है। अब हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट कि z का पावर -1 को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो -1/z² आता है, तो भाई -1/z² रख दिया। नहीं तो आप डिफरेंशिएट करो -1 और ये z 2ax + b का पावर -1 इंटू -1, यानी ये आ गया, और इधर आ गया 2ax + b का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओनली 2a आया, और फिर dx/dt का v आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देख रहे हो कि हमें फाइनल आंसर v के टर्म में लिखने हैं, तो ये 2x + b को हटाओ, 2x + b जो है हमारा 1/2x + b वो v है, तो 1/2x + b को हमने v रखा तो v² हो गया, और इधर हमारा एक v ऑलरेडी है तो -2avq आ गया आंसर। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? रिया, रिया समझ गए? यस सर। चलो, किसी और को डाउट अब नहीं है तो इसको हम लोग डिलीट करें, डिलीट करते हैं भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लेगा। चलो डिलीट कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो फटाफट, इसको सॉल्व करो भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो इसको। रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो जाओ फ्री। डी, बहुत बढ़िया, डी अभी तुरंत लिख दिया भाई। चलो बहुत अच्छा, देख लेते हैं। तो डी तो डाउट किसने ये भेज दिया था मुझे भाई, जब इतना इजीली करते हैं। जब देखो स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार आर u एंड 4u, एक कार है u वेलोसिटी से, एक कार है 4u वेलोसिटी से। ठीक है भाई, एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। तो ठीक है, इस डिस्टेंस से एक S1 पे जाकर स्टॉप हो गया, एक मान लो S2 डिस्टेंस पे जाकर स्टॉप हो गया, तो ये हमें रेशियो चाहिए, S1/S2 चाहिए। तो भाई देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस कुछ लोग फॉर्मूला याद भी रखते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेडीमेड फॉर्मूला याद है शॉर्टकट के लिए एंट्रेंस क्लास में, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो, एक का u है दूसरे का 4u है, तो 4u है तो ऐसे ही ये 4u का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है, स्टॉपिंग करने के लिए क्या करते हैं, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे 16 आ गया ये, तो इसका मतलब ये हो गया 1:16 हो गया, S1/S2 इज 1/16 हो गया। लेकिन इसके पीछे लॉजिक भी जानना है, ये कहाँ से आया, क्या आया, लॉजिक जानो, जरूर जानना चाहिए लॉजिक। स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहाँ स्टॉप हो जाइए। तो मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप करने के लिए थोड़ा सा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अगर याद करो, तो अगर मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप करना चाहते हैं तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब ब्रेक इतना, अगर तुम चाहते हो, तुमने तो भाई स्कूटी या कार जो भी आपने ड्राइव किया हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि सडनली कोई आ गया तो अब क्या करें रास्ते में, तो सडनली ब्रेक जो लगाते हैं वो कितना ब्रेक लगाएं, क्या इतना ब्रेक लगा दे कि स्किड कर जाए। अगर स्किडिंग हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ले लेगा रोकने में।
और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन जितना लगाओगे उस हिसाब से ब्रेक होगा और वो ज़्यादा डिस्टेंस अपना जा रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस में अगर रोकना चाहते हो तो वो होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लो ये है फ्रिक्शन, ध्यान देना, ऐसे चलता है ना फ्रिक्शन, ऐसे लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। याद है फ्रिक्शन का वैल्यू? अरे याद है युवराज? फ्रिक्शन ऐसे चलता था। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ही होता है जितना रिक्वायरमेंट होता है, और ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि म्यू एस इंटू एन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। और इधर ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तो तुम्हें पता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, सबको पता है। बोलो भाई, म्यू के इंटू एन, भूलना मत, म्यू एस इंटू एन से कम होता है, इसलिए तो म्यू के का वैल्यू लेस देन म्यू एस होता है। अगर म्यू एस 0.5 है किसी पेयर ऑफ सरफेस के लिए तो म्यू एस हमारा 0.4 या 0.45 ऐसा होता है। इतना तो याद है। तो अगर आप स्टॉप करना चाहते हो, स्कूटी पे जा रहे हो, कार पे जा रहे हो, मिनिमम डिस्टेंस में स्टॉप करना चाहते हैं, एक्सीडेंट होने वाला है तो मिनिमम डिस्टेंस पे हम लोग स्टॉप करना चाहते हैं, तो उस समय ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वही रिटार्डिंग फोर्स होगा, वही रिटार्ड कराएगा भाई, यही इसको डी एक्सेलरेट कराएगा और इसको रोकेगा। इसलिए तुम मिनिमम डिस्टेंस में रुकना चाहते हो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स चाहिए कि नहीं? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, वही रिटार्ड करेगा। तो मैक्सिमम रिटार्डेशन, तो मिनिमम डिस्टेंस में रुकेंगे। बोलो क्लियर है यहां तक? तो मैक्सिमम रिटार्डिंग फोर्स चाहिए, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब यूज करोगे तो 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है ऐसा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें ब्रेक को पंप करके लगाना चाहिए? पंप करके लगाएं, एक ऑप्शन होता है। दूसरा होता है भाई कि पूरा ब्रेक पे इतना लगाएं कि स्किड हो जाए, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस में स्टॉप करना चाहते हो, देखो भाई जब इतना जोर से ब्रेक लगा दो कि स्किड कर जाए तो समझो कि ये 4 न्यूटन यूज कर रहा है और लिमिटिंग है हमारा 6 न्यूटन। तो भाई लिमिटिंग जब यूज करोगे तो 6 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। और अगर स्किड करा दिया तुमने, इतना जोर से ब्रेक लगाया कि स्किडिंग हो जाए, बिल्कुल व्हील को चलना ही नहीं दिया, तो स्किडिंग करेगा। तो स्किडिंग करेगा तो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन यूज होगा, तो 4 न्यूटन से तुम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके रुक पाओगे। और अगर मान लो तुम कितना कम ब्रेक लगाया कि 2 न्यूटन यूज़ कर रहे हो स्टैटिक, अब बहुत दूर जाकर रेड लाइट है, कोई एक्सीडेंट वाली बात नहीं, तो आराम से ब्रेक लगाते हैं धीरे धीरे कि जर्क हमें ना मिले। तो 1 न्यूटन कोई लगाया तो 1 न्यूटन से रिटार्ड करेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस पे रुकेंगे, 2 न्यूटन से रिटार्ड करेंगे थोड़ा कम डिस्टेंस पे रुकेंगे, 3 न्यूटन करेंगे थोड़ा कम डिस्टेंस, स्किडिंग कराएंगे तो और ज़्यादा डिस्टेंस। सबसे कम डिस्टेंस यूज करना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज करना चाहिए। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होता है अप्लाई दिस मच फोर्स दैट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग। और ये ड्राइवर के एक्सपीरियंस से पता होता है, ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस कार पे या बाइक पे हैंड सेट होना चाहिए ब्रेक, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इतना मैं लगाता हूँ तो स्किडिंग से जस्ट बचा रहता है, तो वही ब्रेक लगाना चाहिए, तब ये स्किडिंग भी ना हो और मैक्सिमम हम लोग यूज कर पाएँ 6 न्यूटन या 5.9 न्यूटन ये यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस मिनिमम अगर रखना हो तो मैक्सिमम रिटार्डिंग फोर्स चाहिए और उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज़ करने होते हैं। अब ध्यान देना हम लोग कि इसका रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन कितना हो जाएगा भाई, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो रिटार्ड कराएगा डिवाइडेड बाई मास ऑफ द कार, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यही तो नेट फोर्स है, यही फ्रिक्शन नेट फोर्स है जो इसको रिटार्ड कराएगा। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू दिस। अब ये एक्सेलरेशन देखो, पहले वाले कार के लिए म्यू एस इंटू एन, दैट इज एन का वैल्यू क्या होगा भाई कार के लिए, तो एन का वैल्यू होगा एम जी। एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा भाई, एम जी ओनली, क्योंकि वर्टिकल फोर्स तो यही दो है, एक है एम जी दूसरा है नॉर्मल, बाकी तो है ये फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या लिखेंगे, एम जी लिखेंगे। तो म्यू एस इंटू एम एन डिवाइडेड बाई मास, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल का वैल्यू है एम जी डिवाइडेड बाई मास, इसलिए एम एम कैंसिल हो जाएंगे और म्यू एस इंटू जी इज द रिटार्डेशन जो कि मैक्सिमम रिटार्डेशन होगा। और यहाँ देख रहे हो कि मास इज कैंसिल्ड, इसलिए ट्रक हो या कार हो रिटार्डेशन कितना होगा, अगर ये मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप करना चाहता है तो रिटार्डेशन जो होगा वो हमारा म्यू एस इंटू जी ही होगा। इसलिए दोनों के लिए एक्सेलरेशन वैल्यू सेम है, दोनों के लिए एक्सेलरेशन वैल्यू सेम है। अब मैं बता दूं स्टॉपिंग डिस्टेंस,
स्टॉपिंग डिस्टेंस का वैल्यू ये कैसे आया, इस फॉर्मूला कैसे आया? तो देखो भाई, स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए तुम जा रहे हो u स्पीड से, तो स्टॉप हो जाना है तो v फाइनली 0 होना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है, इसको अप्लाई करेंगे, फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारा u था, तो u स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन वही हमारा माइनस a है, रिटार्डेशन यही माइनस a माइनस म्यू जी, और एक्सेलरेशन s जो है वो ये है। तो यहाँ से देखो s का वैल्यू निकालोगे क्या मिलेगा, तो ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और s का वैल्यू हो गया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो a का वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से मतलब नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास आता है रिटार्डेशन, और इसलिए यू स्क्वायर अपॉन 2a, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम था, रिटार्डेशन सेम था, म्यू एस इंटू जी, और u का वैल्यू एक के लिए u है, दूसरे के लिए 4u है, इसलिए 1:16। जिसका u है उसका मान लो s डिस्टेंस है, जिसका 4u है उसका 416 s होगा। सो रेशियो विल बी 1:16। समझ में आ गया? सर जो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो तो हर किसी व्हीकल के लिए अलग अलग होता होगा ना? हर किसी व्हीकल के लिए अलग अलग नहीं होता। अलग अलग कैसे हुआ, देख रहे हो मास कैंसिल हो गया, वो सिर्फ म्यू पे डिपेंड करता है और जी पे। म्यू एस इंटू जी ये है हमारा लिमिटिंग, ये हमारा एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन हमारा म्यू एस इंटू जी है सबके लिए। क्योंकि देखो भाई, ट्रक हो या कार हो या बाइक हो, कोई भी हो, फोर्स लिमिटिंग जो होगा ट्रक वाले में ज़्यादा होगा फोर्स, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा ट्रक में, क्योंकि मास ज़्यादा है, म्यू एस इंटू एन होता है। लेकिन एक्सेलरेशन जब निकालोगे, उसका रिटार्डेशन निकालोगे, तो डिवाइडेड बाय मास करोगे, मास कैंसिल हो जाएगा, सो रिटार्डेशन उतना ही मिलेंगे। फोर्स जरूर ट्रक पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा ट्रक पे, बट उसका मास भी ज़्यादा है, सो रेशियो में मास कैंसिल हो जाएगा और रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन उतना ही होगा। अब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि इसमें ज़्यादा रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, तो भाई ट्रक में लगेगा, जिसका मास ज़्यादा है उसमें रिटार्डिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, रिटार्डिंग फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और रिटार्डेशन का वैल्यू दोनों में सेम होगा। देख रहे हो, रिटार्डिंग फोर्स ज़्यादा है ज़्यादा वाले मास में, म्यू एस इंटू एम जी इज द फोर्स, एफ एस मैक्स का वैल्यू हमारा ये है, बट एक्सेलरेशन जब निकालेंगे, रिटार्डेशन निकालेंगे, तो म्यू एस इंटू एम जी फोर्स डिवाइडेड बाई मास करेंगे, मास मास कैंसिल होगा और म्यू एस इंटू जी आएगा। अब टायर वही है, जो साइकिल का टायर है, जो कार का टायर है, टायर के मटेरियल, टायर का मटेरियल अगर वही है तो 0.4 है अगर, और जी का वैल्यू 10 है, तो मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हो रहा है, तो दोनों में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही रिटार्डेशन होगा। ठीक है, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो ये रहेगा। कोई और डाउट तो बताओ। चिराग, चिराग क्लियर हुआ? बताओ भाई, चिराग अनम्यूट करके बताओ। युवराज क्लियर है सर? क्लियर है। क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना चाहिए अगर मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप करना चाहिए, तो वी शुड अप्लाई दैट मच ब्रेक दैट व्हीकल कम्स अंडर द वर्ज ऑफ मोशन, अंडर द वर्ज ऑफ मोशन आए, मोशन ना हो पाए। मोशन हुआ तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, तो फिर हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन कम हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन जो है वैल्यू में कम हो जाएगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस, स्किडिंग होता है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन जस्ट आप ऐसा लगाए कि ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग आए, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज करोगे, तो मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप कर पाओगे, ये फैक्ट है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एससी ब्रो में भी है, तो इसको डिलीट कर दिया जाए। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ये जल्दी से देख लिया जाए, ये भी क्वेश्चन जल्दी से ट्राई किया जाए। ए हेलीकॉप्टर राइजेज फ्रॉम रेस्ट, 7:35 तक ही है, 10 मिनट और बचे हुए हैं। चलो एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए। हेलीकॉप्टर राइजेज, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर है, ये हमारा जा रहा है, मान लो ये हेलीकॉप्टर है, ये अपवर्ड जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ भाई, जी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन जी। ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, और यहाँ से एक फूड पैकेट हमने रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉप करना, रिलीज करना या ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ, रिलीजिंग हैंड का जो वेलोसिटी है वही फूड पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी होगा।
किसी चीज़ को ड्रॉप करना, कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देने का मतलब क्या होता है कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एडिशनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हैंड। मतलब मैं नींद में आ गया और तब ये छूट गया मेरे से, तो उसको बोलते हैं रिलीज। और अगर मैं नींद में आया हुआ हूँ, उस समय ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और ऐसे हाथ निकाल करके, मान लो, या बस में हमने हाथ निकाल दिया ऐसे और नींद में सो गए और गिर गया ये, तो गिर गया तो क्या होगा? तो इसको बस का साथ वेलोसिटी तुम्हारे पास 40 किलोमीटर पर आवर का था, तो ये रिलीज्ड एप्पल है, रिलीज्ड पेन है, उसका भी 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मिला हुआ है। सो वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये सोचना गलत होगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो तब होगा जब रिलीज करने वाला हैंड भी रिलीज टाइम पे जीरो वेलोसिटी रखा होगा, तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। लेकिन जब रिलीजिंग हैंड ही हेलीकॉप्टर में है तो हेलीकॉप्टर का जो वेलोसिटी होगा वही वो रिलीज्ड बॉल का इनिशियल वेलोसिटी होगा। सो हेलीकॉप्टर जब अपवर्ड जा रहा था तो यहाँ पे जब रिलीज़ करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेलोसिटी था, इसका वेलोसिटी मान लो हेलीकॉप्टर का उस टाइम पे v0 था, तो इसको भी वेलोसिटी, रिलीज पैकेट को भी वेलोसिटी v0 मिल जाएगा। उसके बाद ये अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद हैंड फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो उसके बाद तो भाई अब मोशन होगा अंडर ग्रेविटी। सो हेलीकॉप्टर वाज गोइंग अपवर्ड और वो जी एक्सेलेरेशन से जा रहा था। एट द टाइम ऑफ रिलीज अगर v0 वेलोसिटी था तो v0 विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फूड पैकेट। ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें सॉल्व करना है। तो फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट हाइट h, और ये जब हाइट h पे था तब ये फूड पैकेट रिलीज हुआ है भाई। देन द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू, अच्छा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ये वाला निकालना, ये वाला पूरा टाइम तुम्हें निकालना है। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो ठीक है भाई, निकाला जाए। कैसे निकालेंगे? तो मोशन हम लोग ये वाला मोशन कंसीडर करें, ये मोशन कंसीडर करें एक ही बार में भाई। h हाइट पे हम लोगों ने समझो कि इस फूड पैकेट को थ्रो कर दिया v0 वेलोसिटी से। कितना v0 वेलोसिटी था हम लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे भाई h हाइट जाने पे हेलीकॉप्टर को जो वेलोसिटी मिल गया हो, क्योंकि इधर जाने का एक्सेलरेशन तो हमारा फिक्स है भाई, जी एक्सेलरेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि जी एक्सेलरेशन से ये अपवर्ड जा रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि h डिस्टेंस कवर करने में कितना स्पीड गेन होगा। तो स्पीड गेन यहाँ से निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस से। v कितना है भाई? तो v0 हो गया, वही तो निकालना चाहते हैं। u कितना था? 0 था। एक्सेलरेशन कितना था? g था। और हाइट कितना? h है। तो v0 का वैल्यू हो गया √2gh। ठीक है भाई, इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ है ये। अब इस मोशन के लिए तो भाई वन डायमेंशनल मोशन हम लोग डील करने जा रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग लिखेंगे, इसका जो v0 लिखेंगे वो लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि अपवर्ड ही पॉजिटिव है, अपवर्ड ही प्रोजेक्ट हुआ है √2gh। ये है इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो अब लिखेंगे -g। क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि फूड पैकेट प्रोजेक्ट होने के बाद अब एक्सेलरेशन -g है, क्योंकि अब ये अंडर ग्रेविटी है। हेलीकॉप्टर पहले पकड़ के इसको ले जा रहा था जी एक्सेलरेशन से, अब तो ये एयर में आ गया, अब ओनली ग्रेविटी फोर्स ही लग रहे हैं, तो ये -g हो गया एक्सेलरेशन। और s जो कवर करने हैं भाई, यहाँ से चल करके यहाँ आना है, तो ये s का वैल्यू क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो s का वैल्यू हो जाएगा -h, क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, डिस्प्लेसमेंट होना है यहाँ से यहाँ, दैट इज -h। ये है। अब इसका यूज़ करके तुम्हें क्या निकालने हैं? टाइम निकालने हैं। तो बता दे रहा हूँ क्या करने पड़ेंगे भाई। तो s दिया हुआ है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसी से, s का वैल्यू रखेंगे -h, u का वैल्यू रखेंगे ये √2gh इंटू t, और प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया -g इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग टाइम के लिए सॉल्व करेंगे। बस ये फिर से काम यहाँ से मैथमेटिक्स का शुरू हो गया। अब ये वैल्यू जो है वो ½ g t², तो इसको अगर इस साइड में ले आएँ तो लिखेंगे ½ g t² और -√2gh इंटू t और -h इज इक्वल टू 0। दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टाइम का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। निगेटिव वैल्यू मत लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू आएगा भाई, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगा यही पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और उसको ऑप्शन से मैच करेंगे या निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेने पड़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व कर लेंगे भाई, इतना तो काम कर लोगे। लॉजिक समझ में आया क्या हुआ? बोलो भाई रिया,
लॉजिक समझ में आया क्या करने होंगे? यस सर। और कोई नहीं कुछ बोलता है भाई, और किसी को डाउट नहीं होता? भुवनेश गुप्ता, यस सर। अभिषेक गुप्ता, क्लियर है यहाँ तक? शाश्वत, शाश्वत क्लियर है? तनिष्का, तनिष्का क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो अब इसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व कर देने हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेने हैं टाइम के, वही हो जाएगा इसका आंसर। चलो कोई बात नहीं है, अब हमें डिलीट करने हैं इसको थोड़ा सा, और मैं ये क्लियर कर दूं। हाँ बोलो। टी था उसका। ठीक है, जो भी ऑप्शन था वो तो निकाल लेने हैं। और भी क्वेश्चन हैं 2-3 और करने थे, लेकिन अब तो टाइम आज का जा रहा है, इसलिए कोई बात नहीं है, अगले क्लास में देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ज़रा सॉल्व करना तुम लोग। इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ज़रा सॉल्व करना। दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको भी ज़रा ले लिए ना स्क्रीनशॉट सबने? स्क्रीनशॉट सबने ले लिया ना? इस क्वेश्चन में परेशानी होगी थोड़ी, लेकिन आपको करना है, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। देखो भाई, थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर दूँ जाते जाते। ये जो अपने पास आपको भी मिल जाएगा, अब तो ऑफलाइन वाला चल नहीं रहा है। मैंने बताया था पहले कभी कि आप 11th का पढ़ के आए हो, 11th को भूलने नहीं देना है। अभी जो एंट्रेंस क्लास चल रहे हैं, अभी जो एंट्रेंस क्लास चल रहे हैं, ध्यान देना, पूरा तो दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? अच्छा ठीक है, देखो भाई दिख रहा है। तो अभी जो आप 11th करके आए हो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 11th को भूलने नहीं देने हैं। देखो कुछ तो याद आया ना 1D मोशन में। तो अभी जो CBSE की क्लास का ये अक्टूबर तक शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है, इसके साथ साथ एंट्रेंस का वीक में जो एक एक क्लास मिलेंगे, उसमें हम लोग को करना क्या है, 11th रिवीजन एंड एंट्रेंस ऐसे करते जाने हैं। इसमें 12th का भी जैसे जैसे टॉपिक होगा थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। पर्पस ये नहीं है कि लेवल आप एडवांस लेवल का यहाँ क्वेश्चन करें, वो पर्पस नहीं है। अभी सिर्फ हम लोग इसमें क्या करेंगे, जेई मेन एंड नीट लेवल के क्वेश्चंस, वो भी थोड़े थोड़े देखेंगे, क्योंकि पर्पस हमें भी प्रैक्टिस कराना अभी नहीं है। अभी पर्पस ये है कि 11th के कॉन्सेप्ट को ज़िंदा रखना है, कि 11th आप भूल न जाए, इस हिसाब से चलने हैं। मीन्स थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहे, वो हमारा रिकॉल रहे, माइंड में सेट रहे। इसके बाद जो हम लोगों के पास 5 to 6 मंथ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला तो फिनिश हो जाएगा CBSE का क्लास। तो CBSE का क्लास जैसे ही फिनिश हुआ, तो उसके बाद ये सारे क्लासेस जो हैं वो चले जाएंगे एंट्रेंस बेस्ड। तो ये फर्स्ट 2 मंथ जो है लगाएंगे हम लोग जेई मेन और नीट बेस्ड, सच दैट कि नवंबर एंड दिसंबर हो और जनवरी में जो जेई के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका एक राउंड हो जाए। फिर एक राउंड लगाएंगे 2 मंथ का, फिर से एक राउंड यहाँ लगेगा एंट्रेंस का, इसमें जेई मेन और नीट लेवल इसमें चलेंगे, तो वो एडवांस लेवल पे चलेंगे, थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन एडवांस लेवल चलेंगे। और बोर्ड एग्जाम के बाद भी 1-2 मंथ इसमें भी हम लोग एडवांस एंड मेन एंड नीट बेस्ड का मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब यहाँ पे आकर के हम लोग 2 पार्ट भी बना देंगे। कुछ लोग जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे वो एडवांस लेवल में करेंगे, कुछ जो कम कॉन्फिडेंट होंगे वो हमारा जेई मेन और नीट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। मतलब ये 2 तरह के बच्चों को डिवाइड कर देंगे, जो जिस टाइप में हो। अब किसी का मान लो मेंस में ही अच्छा, उसने फर्स्ट टाइम में ही अच्छा कर लिया है, तो उसको आगे मेन की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, उसको एडवांस में जाना चाहिए, तो वो एडवांस की तैयारी करेगा। और नीट वाले तो भाई नीट और जेई मेन का ही करेंगे तैयारी। इस तरह से ये लॉजिक है बना हुआ। तो मेन जो काम एंट्रेंस का करना है वो इधर करना है आफ्टर फिनिशिंग 12th। और ये स्पीड में चलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका स्कूल में जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी परफॉर्मेंस चाहिए, तो उस हिसाब से ये प्लानिंग बनाया हुआ है। लॉजिक तो सबको क्लियर है, और यही लॉजिक हर सब्जेक्ट में होगा, हर सब्जेक्ट में यही लॉजिक चलाने हैं, ठीक है। क्योंकि 3 राउंड चलेगा। एक राउंड इधर हो गया 11th एज वेल एज 12th, एक राउंड यहाँ होगा,
फिर एक राउंड यहाँ होगा, ऐसे चलेंगे। और बीच बीच में हम लोग NTA ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने साइट पे दिया हुआ है, NTA बेस्ड हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट, डाउट्स, ठीक है, और रिवीजन, डिफ़िकल्ट टॉपिक के रिवीजन, यही काम करने हैं। तो अभी जो क्लासेस चल रहे हैं इसका मेन जो हमारा पॉइंट है कि 11th को मरने न दिया जाए। आज के क्लास के बाद मैं आज रात में डाल दूंगा 2 डायमेंशनल मोशन के रिवीजन क्लास, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन के रिवीजन वीडियो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, रिवीजन वीडियो, जिसमें कि 2 आवर्स में हमने सारे मेन पॉइंट्स को रिवाइज करा दिया है 2D मोशन का। 2D मोशन में पढ़ना क्या क्या होता है भाई, तो 2D मोशन में क्या क्या पढ़ना होता है तुम्हें पता होगा कि 2D मोशन में हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भाई वेक्टर्स। क्या पढ़ते हैं भाई, तो वेक्टर्स पढ़ते हैं। वेक्टर में एडिशन पढ़ोगे, यूनिट वेक्टर पढ़ोगे, रिजॉल्विंग वेक्टर पढ़ोगे, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे। तो वेक्टर पढ़ते थे 2D मोशन में। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। फिर हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ये सब जानने होते हैं, और सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स भी जानने होते हैं। और तब रिलेटिव मोशन होता है, जिसमें अम्ब्रेला वाला रेनिंग प्रॉब्लम और हमारा रिवर क्रॉसिंग का प्रॉब्लम होता है। और इसमें जो मेन फॉर्मूला हम लोग को ऑब्टेन होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये सब जो हम लोग देखते थे, तो इन सब का ये डिटेल सबके फॉर्मूला ये मैंने डाला है 2 घंटे के क्लास में, और वो मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक बार देख लें, उनमें से जो चीज़ ना समझ में आए बस वो सब टॉपिक लिख लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं वही डिफ़िकल्ट टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर दूंगा और बाकी MCQ डिस्कस करूंगा 2 डायमेंशनल मोशन में, ठीक है। सिर्फ डिफ़िकल्ट हमें सारा का सारा मत डिस्कस करवाओ, सारा का सारा भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन वो 2 महीने 3 महीने के बाद, और भी दूसरा राउंड चलाएंगे, तीसरा राउंड चलाएंगे। क्योंकि अभी मान लो मैं एक चैप्टर में 2 चैप्टर में उलझा दूँ आपको, और 2 महीने 3 महीने निकल जाए तो बाकी चैप्टर मेमोरी से निकल जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी जल्दी राउंड लगाने हैं और आपको भूलने नहीं देने हैं। तो मैं इवन अक्टूबर तक में भी 2 राउंड लगा दूंगा 11th क्लास की, 2 राउंड लगा दूंगा 11th क्लास की। आपको बस करते जाना है, आपको बस रिकैप करते जाना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क समझो कि नेक्स्ट वीक तक आपको क्या करना है, कभी भी 2 आवर टाइम निकाल करके 2 डायमेंशनल मोशन यही डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, थोड़ा डिटेल में। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो फिर तो 10 घंटे का जो क्लास है वो करने पड़ जाएंगे, उसका भी है। अगर किसी टॉपिक में तो मैं खुद ही टॉपिक डिस्कस कर दूंगा, डिफ़िकल्ट वाला है, और उससे भी ज़्यादा अगर डिटेल की ज़रूरत है तो फिर मैं आपको पहले के वीडियो, जो डिटेल वीडियो CBSE वाले हैं, वो आपको शेयर कर सकता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप 2 घंटे वाला वीडियो करेंगे, उसी में सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं बंद करूँ मीटिंग, ये डाल दूंगा, इसका वीडियो आपको देख लेने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं करूँगा 2D मोशन के सम डिफ़िकल्ट, जब नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे जब एंट्रेंस क्लास होगा तो उसमें कुछ डिफ़िकल्ट सब टॉपिक ऑफ 2D मोशन का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर दूंगा, और MCQ कराऊंगा, और आज 3-4 जो MCQ बच गया था वो करवाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकी